हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर सेकेंड को। चैप्टर नंबर सेकेंड है हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पढ़ना है हमें वही जो कि यहाँ पर इस चैप्टर का नाम लिखा गया है। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उन सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये सेक्टर होता क्या है, इकोनॉमी में सेक्टर होता क्या है, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या सेक्टर हैं, कौन कौन से हैं, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर को शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक चीज़ को समझने से कि आखिर यहाँ पर जो सेक्टर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस सेक्टर का मतलब क्या होता है। यानी कि टॉपिक है हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उनके सेक्टर्स को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, किस चीज़ को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो भाई देखो, कोई भी काम जब आप एक तरीके से करते हैं जिससे कि आपको पैसे में कुछ फ़ायदा होता है या फिर पैसे आप देते हैं, तो वो जो एक्टिविटी होती है वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे यहाँ पर आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं पेज पर, इन तस्वीरों में क्या हो रहा है कि आप या तो किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये जो मजदूर हैं, ये मजदूर क्या कर रहे हैं, ईंटों का निर्माण कर रहे हैं। ईंट जब ये बना देंगे तो ईंट क्या होंगे, मार्केट में जाकर बिकेंगे, जिसके बदले पैसा मिलेगा और पैसा फिर आकर इन मजदूरों को मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो महिला है जो कि दुकान चला रही है, ये क्या कर रही है, कपड़ों को बेच रही है, बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो क्या हुआ, एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये महिलाएं क्या कर रही हैं, खेती कर रही हैं। खेती में क्या होगा, यहाँ पर कपास की खेती हो रही है तो कपास उगेगा, कपास को मार्केट में जाकर बेचा जाएगा, तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इसी तरीके से ये व्यक्ति जो है, ये जो मजदूर है, कूली जो है, ये क्या कर रहा है, सामान को ढो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। उसके बदले इसे क्या प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा, मनी प्राप्त होगा। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें आपने देखी, तस्वीरों में हमने देखा कि भाई क्या हो रहा है। यहां पर आपको पता चलेगा कि लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैंने एक छोटा सा सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया कि आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें कि पैसे का लेन देन हो रहा है, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिर्फ उतना ही नहीं होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती है जहां पर किसी चीज़ का आप निर्माण कर रहे हैं जिसका कीमत हो। जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक पेन बना रहा हूं, तो पेन तो पहले था नहीं, पेन मैंने बनाया, अब उस पेन की कीमत है 5 रुपए, तो मैंने ये एक क्या किया, एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी हुआ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर आपको समझना है, ध्यान में रखना है, तो ये याद रखिए कि कोई भी वैसा लेन देन जिसमें कि पैसे आपको मिलते हैं या फिर आप पैसे देते हैं, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जहां पर चीज़ों को बनाया जा रहा है। जैसे कि ये ईंट बनाने का काम एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर ईंट बनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरे एक्टिविटी हमारे आसपास ऐसे होते हैं, वहां पर क्या होता है, सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। सर्विसेज मतलब हम किसी को क्या करते हैं, सेवा देते हैं। अब सेवा क्या चीज होता है, सेवा मतलब यहां पर जो ये व्यक्ति कर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई उत्पादन तो कर नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ईंट बना रहा है, पेन बना रहा है, कंप्यूटर मोबाइल कुछ बना नहीं रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है, एक सेवा दे रहा है, ये अपनी मजदूरी दे रहा है दूसरे आदमी को कि भाई थोड़ा सा काम करवा लो मुझसे और बदले में मुझे पैसे दे दो। क्या इसने क्या किया, इसने सेवा दिया। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि अब हमें क्या करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझना है। मतलब कि हम इकोनॉमी की जब बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी किसी एक घर की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी कैसे चलती है, वहां पर क्या व्यवस्था है। तो जब हमें पूरे इंडिया के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ना है, समझना है, तो उसकी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम ग्रुप बना देते हैं जो कि एक जैसे होते हैं। जैसे जैसे अगर आप जानते हैं कि जो आपका खेती होता है, एग्रीकल्चर होता है, वो एक तरीके का क्या है, एक्टिविटी है जहां पर हम क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं। उसी तरीके से जो आपका डेयरी है, जहां पर दूध उत्पादन होता है,
वो भी एक तरीके का क्या है, एक ऐसा गतिविधि है जहां पर हम दूध का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये दोनों कुछ एक जैसे नहीं लग रहे हैं कि एक जैसे हैं, बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो हम इन दोनों को एक ग्रुप में रख लेंगे। उसी तरीके से कुछ और गतिविधि होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, लोहे के खोद कर निकालते हैं, आयरन ओर निकालते हैं या फिर कोयला निकालते हैं। तो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रकृति से कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो वहां पर माइनिंग भी हमको कुछ एक जैसा ही नहीं लग रहा। ये माइनिंग हो गया, खेती हो गया, डेयरी हो गया, यहां पर हम ऐसी चीजें बना रहे हैं नेचर से जो कि पहले नहीं थी। तो ये तीनों को क्या करेंगे, इस तरीके के जो एक जैसे एक्टिविटी होंगे उनको हम ग्रुप बना देंगे। अब यहां पर यही जो ग्रुप बनाया जाता है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, तो वह उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। यही हमारा सेक्टर होता है। तो समझ गए कि भाई ये सेक्टर क्या चीज होता है, सेक्टर समझ गए क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सेक्टर समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम अलग अलग प्रकार के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको देखेंगे। मतलब कि बहुत तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, तो जो अलग अलग हमने ग्रुप बनाकर पहले से रखे हुए हैं, जिसमें कि 3 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें कि आपका पहला क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। अब ये क्या चीजें हैं ये देखते हैं। मतलब सिंपली कहें तो ऊपर जैसे हमने बात किया कि भाई हम ग्रुप बनाते हैं एक जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो प्राइमरी में एक जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी रखे हुए हैं, सेकेंडरी में भी एक दूसरे और टर्शियरी में भी तीसरे। अब तीनों ग्रुप्स में, तीनों सेक्टर्स में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी आते हैं और ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम यहां पर देखने वाले हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर सबसे पहला हमारा आ जाता है प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राइमरी ग्रुप हम कह सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर वर्ड यूज यहां का किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। Take for example cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. मतलब क्या समझे, मतलब यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि देखो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या फिर बनाते हैं या फिर प्राप्त करते हैं, कहां से, नेचुरल रिसोर्सेज से। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कॉटन का कि भाई कॉटन अगर हम खेतों में उगा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि खेती हम लोग करते हैं। अब खेती में जो हमारा कॉटन उग रहा है, कॉटन ग्रो कर रहा है, उस कॉटन के लिए जो चीजें लगती हैं वो मेनली हमें नेचर से मिलती हैं। जैसे अगर हम कॉटन उगा रहे हैं तो सबसे पहले क्या हमें चाहिए, सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए जो कि नेचर का हिस्सा है। वाटर चाहिए, वाटर हमें कहां से मिलेगा, या तो रेनफॉल मिलेगा, इरिगेशन मिलेगा, वाटर भी क्या है, नेचुरल है, ठीक है। इसके अलावा जो सॉइल है उसमें जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं। इसके अलावा जो कॉटन का सीड था वो भी नेचुरल था। मतलब हमने कुछ नहीं डाला है वहां पर, हमने एक सिर्फ प्रोसेस किया और कॉटन को नेचुरल चीजों का यूज करके प्रोड्यूस कर दिया। तो वहां पर हमने क्या किया, हमने एक तरीके की एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जहां पर हमने नेचर का सहारा लिया, नेचर से किसी चीज को प्राप्त किया। समझ गए। अब इसी तरीके से जो हम डेयरी करते हैं यानी कि दूध का उत्पादन करते हैं, वहां पे हम लोग तो कुछ करते नहीं हैं। डेयरी उत्पादन में क्या होता है, हम लोग मिल्क बनाते हैं। तो क्या मिल्क आप बनाते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं क्या मिल्क बनाने के लिए? जी नहीं। आप क्या करते हैं, आपने एक काऊ अपने घर में रखा या फिर आपने बफेलो रखा, जो भी रखा, तो उसको सिर्फ आपने क्या किया, उसका ध्यान रखा, उसको खाना खिलाया ताकि वो मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे और ज्यादा से ज्यादा दूध दे। तो काऊ ने खुद ब खुद आपको क्या कर दिया, मिल्क दे दिया। लेकिन आपने तो मिल्क देने के लिए कुछ किया नहीं, उसमें आपने सिर्फ उसका ध्यान रखा काऊ का। तो ये क्या हुआ, ये मिल्क जो है, ये मिल्क भी तो हमें क्या हुआ, नेचर से प्राप्त हुआ। समझ गए। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का वही एक्टिविटी हो गया जिसमें कि हम नेचर पर डिपेंड करते हैं। यहां पर आगे देखें तो आगे क्या है, आपके बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जैसे कि मैंने ऊपर बताया था माइनिंग। वहां पर क्या होता है, वहां पर
हम लोग जो मिनरल्स होते हैं, जो ओर्स होते हैं, उनको हम नेचर से प्राप्त करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करते हैं, जाते हैं गड्ढा खोदते हैं, ओर्स मिल जाते हैं, हम उसको निकाल लेते हैं। तो वहां पर तो हमने कोई ना केमिकल रिएक्शन किया, ना हम लोगों ने अपने शरीर से जाकर मेहनत की। सिर्फ हमने मेहनत कहाँ किया? उसको निकालने के लिए, उस मिनरल को बनाने के लिए हम लोगों ने मेहनत नहीं किया है। तो वो भी क्या हो गया? हमारा ऐसा है जो कि नेचर से हमें प्राप्त करता है। तो यहां पर वही सबसे पहला सेक्टर हमारा आ जाता है कि जब हम अपने आसपास के नेचर को एक्सप्लॉइट करके, नेचर से कोई भी प्रोडक्ट अगर हम प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। यानी कि एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, फाइनल प्रोडक्ट, उसके लिए हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली, तो वो हमारा क्या हो जाता है? हमारा प्राइमरी सेक्टर हो जाता है। ये एक सेक्टर हो गया आपका, किस चीज का? हमारे इकोनॉमी का। उसके बाद अब बारी आती है सेकेंडरी सेक्टर की, कि भाई ये सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। अब सेकेंडरी से पहले यहां पर अगर हम देखें तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल में यही कहा गया है कि भाई देखो, ज्यादातर जो आपके एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, या फिर माइनिंग हो गया, ये सारे आपके क्या आ जाते हैं? आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके लिए एक और नाम यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। यानी प्राइमरी सेक्टर के लिए ही हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हमारे सामने आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। तो भाई सेकेंडरी सेक्टर अब क्या चीज है? तो यहां पर कहता है कि सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाते हैं जहां पर हम नेचुरल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के जरिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और यही हमारा क्या हो जाता है? सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है। समझ गए? और इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर जैसे देखिए, यहां पर आपका प्राइमरी सेक्टर में आ गया क्या? कॉटन का उगाना। तो कॉटन आपका उगाना का प्रोसेस जो हो गया वो क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर हो गया। तो कॉटन क्या हुआ? हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया। फाइनल प्रोडक्ट की मतलब हमने प्राइमरी एक्टिविटी की, हमने प्राइमरी सेक्टर का काम किया, कॉटन का प्रोडक्शन किया, खेत में कॉटन का बीज लगाया, सारी चीजें की, तो हमें कॉटन मिल गया। वहां तक तो प्राइमरी हुआ। लेकिन अब हमने क्या किया? इस कॉटन को लिया, लेके गए फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में हमने क्या किया? इस कॉटन को प्रोसेस करके और एक धागा बना दिया, या फिर जो थ्रेड कहते हैं, धागा या थ्रेड बना दिया। ठीक है, थ्रेड बना दिया। तो यहां पर हमने क्या किया? कॉटन जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, उसको हमने लेकर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा सेकेंडरी सेक्टर का एक्टिविटी हो गया। धागा बनाने का जो प्रोसेस हुआ वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, कॉटन बनाने का जो प्रोसेस हुआ वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री है जहां की धागा बनेगा वो कहां हो गया? आपका सेकेंडरी सेक्टर में। इसी तरीके से जो हमने आयरन ओर निकाला था, आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन जो था वो क्या था? प्राइमरी सेक्टर का काम था। लेकिन आयरन ओर को लेकर हमने प्रोसेस किया और उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि यहां पर जो प्रोडक्ट होता है वो नेचर द्वारा नहीं बनाया जाता है, लेकिन उसको बनाना पड़ता है खुद से, इंसानों को प्रोसेस करके, मशीन लगाकर, सारी प्रक्रिया करके बनाना पड़ता है। और इसलिए ये जो पूरा काम है ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और इस तरीके के जितने भी एक्टिविटी होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं? एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, किस चीज से? नेचुरल प्रोडक्ट को लेकर एक दूसरा नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर। जैसे यहां पर यही कहा गया है कि अगर हम कॉटन फाइबर को
को लेते हैं प्लांट से, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर से मिला, और उससे यार्न बनाते हैं, यार्न यानी कि धागा या फिर थ्रेड भी होता है, और फिर यार्न को आगे प्रोसेस करके अगर हम क्लॉथ बना देते हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का। और जैसे शुगर केन जो कि आपका क्या है, एक हमारा प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, और इसको लेकर हम शुगर बना देते हैं या फिर गुड़ बना देते हैं तो वो भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से मिट्टी को लेकर जब हम ईंट बना देते हैं, ब्रिक्स बना देते हैं, या फिर ब्रिक्स को यूज करके घर बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, तो ये भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आपका कई बार कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाता है नया सेक्टर, और यह सेक्टर कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी समझ गए, सेकेंडरी समझ गए, अब हम आए हैं टर्शियरी के ऊपर। तो कहा जा रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद जो थर्ड कैटेगरी है एक्टिविटी का, वो कहलाता है टर्शियरी सेक्टर, और ये बाकी दोनों से अलग है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि ऊपर हमने देखा कि वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कुछ बनाते हैं। प्राइमरी में हमने कॉटन बनाया, आयरन ओर निकाला, मिल्क बनाया, इस तरीके की कुछ चीजें हमें मिली, प्राप्त हुई। सेकेंडरी में हमने उनको लेकर प्रोसेस करके नया चीज बना दिया। लेकिन जो टर्सरी होता है ना, इसमें हम कुछ नहीं बनाते हैं। टर्शियरी में हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी जो भी एक्टिविटी आपका टर्शियरी सेक्टर में होता है वहां पर किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, यहां पर टर्शियरी सेक्टर में वैसे एक्टिविटीज आते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में आपको प्रोडक्शन बढ़ाने में या फिर प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। यानी कि जो आपको सेवा चाहिए, सुविधा चाहिए आपका फैक्ट्री चलाने के लिए, आपका खेती करने के लिए, वो आपका क्या हो जाता है, टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है। यानी कि क्या हुआ, यानी कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में टर्शियरी सेक्टर मदद करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जो सामान का प्रोडक्शन होना है प्राइमरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर में, वहां पर हमने प्रोडक्शन कर लिया, हमने कॉटन को उगा लिया, कॉटन को क्या कर लिया, खेत में प्रोड्यूस कर लिया, उसको अपने घर तक ले आए। लेकिन उस कॉटन को अब जरूरत है कहां पर, फैक्ट्री में, ताकि सेकेंडरी सेक्टर उसके ऊपर इंडस्ट्री का काम कर सके। तो जाएगा कैसे, फैक्ट्री तक पहुंचेगा कैसे कॉटन? तो वहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से भी हो सकता है, ट्रेन से भी हो सकता है। तो ये जो काम होगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, ये आपका टर्शियरी सेक्टर में आ गया। यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन जो फैक्ट्री थी जहां पर धागा बनना था उसको मदद किया प्रोडक्शन करने में, धागे का प्रोडक्शन करने में। और कई बार क्या होता है, कई बार मान लीजिए कॉटन कुछ दिन बाद फैक्ट्री जाना है तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो गोडाउन जो आपका स्टोर रूम होता है वहां पर स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो भी एक तरीके का क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर में आ गया। क्योंकि जो आप कॉटन रखिएगा वो तो 10-20 किलो है नहीं कि आप अपने घर में रख लीजिएगा, उसको रखना होगा बड़ा सा वेयर हाउस में जहां वो सेफ रहे। तो वहां पर आपको कुछ भाड़ा देना होगा, तो वो आपका भाड़ा वाला जो गोडाउन हो गया ना, वो आपका क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर का एक्टिविटी हो गया। यानी कि ये गोडाउन वाला कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन गोडाउन वाला जो है ना वो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन करने में, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं और उस फैक्ट्री में आप क्या करते हैं, धागा बनाते हैं। अब धागा बनाते हैं तो भाई आपको हो सकता है कोई सुविधा चाहिए, आपको बैंक का सुविधा चाहिए, आपको लोन चाहिए अपना फैक्ट्री में कोई नया मशीन खरीदने के लिए, आपको चाहिए कि भाई हमको कोई आदमी आकर हेल्प कर दे, सिखा दे, मेरे आदमियों को ट्रेनिंग दे दे। तो यहां पर क्या होगा, जो बैंक वाला सुविधा हो गया वो आपका टर्शियरी सेक्टर में आ गया। जो ट्रेनर आप लाएंगे अपने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, वो आपका ट्रेनर क्या कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहा है, क्योंकि वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके फैक्ट्री में लोगों को सिखा कर कि काम कैसे करना है, आपका प्रोडक्शन करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपका टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है या फिर जो टर्शियरी
सेक्टर है वो डायरेक्टली किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है और प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को प्रोडक्शन करने में मदद करता है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दे नॉट बी डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो देखिए सर्विस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज भी आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में मदद नहीं करते हैं, लेकिन वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमें टीचर चाहिए, तो टीचर आपके अगर क्लास में पढ़ाता है तो वो तो किसी भी तरीके से प्रोडक्शन में मदद नहीं कर रहा है। आप थोड़े ही ना कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कि आपका टीचर आपको सिखा रहा है तो आप जाकर कुछ बनाइएगा, नहीं, अभी आप नहीं बना रहे, आगे हो सकता है बनाइएगा। तो आपके इलाके में जो डॉक्टर है, डॉक्टर भी तो किसी भी तरीके से प्रोडक्शन करने में मदद नहीं कर रहा है। या फिर इसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं जैसे कि जो वाशरमैन यानी जो धोबी होता है, बार्बर होता है, कॉबलर होता है, लॉयर होता है, और इसके अलावा जो सरकार के अफसर वगैरह होते हैं, ये किसी भी तरीके से प्रोडक्शन में मदद नहीं करते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत होती है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी सर्विसेज हैं जैसे इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सारे जो हैं ये काफ़ी आपका सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी को फंक्शन करने में मदद करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपके किसी भी तरीके से आपके प्रोडक्शन में मदद करें। ठीक है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है जो कि आपके 2019 में भी पूछा गया था और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा गया था, 19 में भी 20 में भी। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि आपका 2020 में ही पूछा था। क्या पूछा था भाई, तो टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन पूछा था यहां से आपका टर्शियरी सेक्टर से। तो इन तीनों का कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर एक और क्वेश्चन आया था प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर में क्या पूछा गया था, प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। इसका आंसर हम अभी थोड़ा देर में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद और तो वैसा कुछ है नहीं, और होंगे तो भी आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको यहां पर क्या दिखा गया है, यहां पर कहा गया है आपको पता करना है टेबल में कि भाई कौन सी एक्टिविटी क्या है, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ये चेक करने के लिए आपको ये टेबल दिया गया है, इसको आप खुद से भर सकते हैं। ऊपर एक जानकारी दी गई है कि देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं जिनको कि हमने अलग अलग ग्रुप में बांटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, वो अलग अलग ग्रुप में हैं, लेकिन वो हाईली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। मतलब क्या, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के बिना आपका सेकेंडरी सेक्टर काम नहीं कर सकता है, और सेकेंडरी सेक्टर के बिना आपका टर्शियरी काम नहीं कर सकता है, और टर्शियरी के बिना सेकेंडरी नहीं काम कर सकता है, टर्शियरी के बिना प्राइमरी नहीं कर सकता है, और सेकेंडरी के बिना ये दोनों सरवाइव नहीं कर सकते हैं। मतलब तीनों को एक दूसरे की जरूरत है। कैसे जरूरत है भाई, वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स है, यानी तीनों सेक्टर को हम कंपेयर कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन शॉर्ट में इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आगे फिर बाकी ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या है, मतलब जैसे प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या किया, कॉटन को उगाया। तो कॉटन के बिना आपका सेकेंडरी सेक्टर का जो यार्न बनाने वाला फैक्ट्री है वो काम नहीं करेगा। मतलब क्या, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, तो मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर का अगर फैक्ट्री नहीं हो तो इस कॉटन को खरीदेगा कौन, तो भाई प्राइमरी डिपेंडेंट हो गया सेकेंडरी पर। अब यहां पर बैंक की सुविधा ना हो, यहां पर पुलिस ना हो, यहां पर और तरीके की सुविधा ना हो, टीचर वगैरह ना हो, तो यहां पर आपका ये दोनों काम नहीं करने पाएंगे। टीचर नहीं होगा तो बच्चे लोग सीखेंगे कैसे कि काम कैसे करना है। आपका बैंक नहीं होगा तो लोगों को पैसे के लोन कहां से मिलेंगे फैक्ट्री लगाने के लिए, काम करने के लिए। मतलब सीधा सीधा बात है भाई कि तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहां पर आगे आ जाता है टॉपिक क्या है, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, यानी कि तीनों सेक्टर को अब हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं, इनको नापने तोलने वाले हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि द वेरियस
Production activities in the primary, secondary, and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how much people work in each sector. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए, हमारे जो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे आसपास, उनको हमने क्या किया, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में बांट दिया। और ये तीनों सेक्टर जो हैं, ये मिला जुला कर बहुत बड़ी संख्या में सामानों का प्रोडक्शन करते हैं और बहुत तरीके की सुविधाएं भी देते हैं। और यहाँ पर जो तीनों सेक्टर हैं, इसमें करोड़ों की संख्या में लोग रोजगार भी करते हैं, काम भी करते हैं। और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण भी करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम तीनों सेक्टर को कंपेयर करें कि कौन सेक्टर कितना काम करता है, कितना प्रोडक्शन करता है, कितने लोग उसमें जॉब करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि भाई रियलिटी में इकोनॉमी में हो क्या रहा है। और जनरली क्या होता है कि किसी भी देश में एक सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब यहां पर आगे क्वेश्चन आता है जिसका कि आंसर के जरिए नए टॉपिक हमको पढ़ने हैं। क्वेश्चन है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इट्स ईच सेक्टर। यानी कि हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने सामान बने, कितने नहीं बने, और हमें प्रोडक्शन हर एक सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, ये हमें कैसे पता चलता है। तो यहां पर बात यह है कि हमारे देश में जितने भी सेक्टर हैं, सभी मिलाकर हजारों की संख्या में सामान बनते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और आपको ये सारी चीज़ें तो देखकर भाई बिल्कुल कंफ्यूजन होगा, यार ये कैलकुलेशन होगा कैसे, बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है इसको कैलकुलेट करना। भाई हजारों लोग हजार तरीके के जॉब करते हैं, हजार तरीके के सामान बनते हैं, कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको करने के लिए क्या होता है, दूसरा तरीका अपनाया जाता है। तरीका क्या अपनाया जाता है, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं पहले के, उन्होंने नया तरीका निकाला था। उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग बेकार में माथा दर्द नहीं करेंगे, हम लोग कोई भी नंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग ये कैलकुलेट नहीं करेंगे कि इस बार 100 केजी चावल उगा और 100 केजी क्या हुआ आपका कॉटन उगा और उसके अलावा 10 कार बनाए गए और 20 बाइक बनाए गए। इस तरीके से हम लोग को कैलकुलेट करना ही नहीं है कि भाई कितना कौन चीज कितना बना, कोई मतलब नहीं है, उसको जोड़ना ही नहीं है। जोड़ेंगे क्या, हम लोग उसका वैल्यू जोड़ेंगे कि भाई कितने रुपया का बना, कितने कीमत का बना, तब हम आसानी से जोड़ने भी पाएंगे और हमारे लिए बहुत ही सुविधा भी होगा। मतलब वही चीज कि भाई देखो, यहां पर 100 केजी चावल बना, कोई मतलब नहीं, लेकिन 100 केजी कितने का चावल बना ये मतलब है। अगर 20 रुपए का चावल बिक रहा है तो 100 केजी 100 गुना 20 मतलब 2000 रुपए का सामान बना, कहां पर, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, उसी तरीके से 10 कार बने तो भाई 10 कार, एक कार 1 लाख का है तो हमारा 10 कार क्या हो गया, 10 लाख का हो गया। समझ गए? तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, 10 लाख का कीमत का हो गया। उसी तरीके से कहीं पर आप लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी का मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 30,000 सैलरी मिलता है और कुल मिलाकर 10 लोग जॉब कर रहे हैं तो आप 3 लाख रुपए का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाख लाख हजार ये जो है ना, कितने रुपए का काम हुआ ये कैलकुलेट करेंगे। कितने लोगों ने काम किया, कितना कार बना, कितना बाइक बना, कितना पेंसिल बना, कितना रबड़ बना, कोई मतलब नहीं है, कितने रुपए का बना ये हमें मतलब है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है यहां पर कि देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तीनों सेक्टर में कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं। तब हमें क्या पता चलता है, तब हमें तीनों सेक्टर के बारे में जानकारी मिल जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और उसके साथ ही हमें पूरे इंडिया के बारे में पता चल जाता है कि हमारे पूरे देश में सभी चीजें मिलाकर टोटल कितने कीमत का सामान बना। ठीक है, अब लेकिन यहां पर इसको कैलकुलेट करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखा जाता है, और जो चीज ध्यान रखा जाता है वो ये है कि इसमें हर चीज का कैलकुलेशन नहीं होता है। मतलब कि जितनी भी चीजें का प्रोड्यूस हो रही हैं आपके देश में, हर चीज का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है कैलकुलेशन भाई,
तो कैलकुलेशन किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब ये क्या चीज हुआ, मतलब जो अंतिम उत्पाद हुआ उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग फैक्टर करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। कैसे, जरा देखिए। तो यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए किसी किसान ने क्या किया, वीट बनाया, वीट उगाया और वीट को बेच दिया, और उसने एक फ्लोर मिल कंपनी को, आटे की कंपनी को बेच दिया 20 रुपए पर केजी का, क्या, वीट बेच दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, जो फ्लोर मिल वाली कंपनी है, आटे बनाने वाली कंपनी जो है, उसने वीट को पीसा और एक बिस्कुट कंपनी को जाकर 25 रुपए पर केजी पर बेच दिया। ठीक है, बिक गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। और फिर बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, आटे का इस्तेमाल किया और उसमें शुगर को ऐड किया, ऑयल को ऐड किया और क्या किया, 4 पैकेट बनाया बिस्कुट का, 4 पैकेट बने बिस्कुट का। और यहां पर ये जो बिस्किट है ये मार्केट में जाकर आम लोगों को, आम आदमी को बेचा गया 20 रुपए पर पैकेट के हिसाब से 80 रुपए का। तो यहां पर जो बिस्किट हुआ ना, ये बिस्किट आपका क्या हुआ, फाइनल गुड हुआ, फाइनल प्रोडक्ट जिसको कि किसी इंसान ने इस्तेमाल किया। तो हम केवल क्या करेंगे, इस बिस्किट के कीमत का कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर हम लोग आटे के कीमत का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वीट के कीमत का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फिर उसमें ऑयल का भी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे अपना सेक्टर को कैलकुलेट करने में, सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर सवाल आता है कि ऐसा क्यों, केवल हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों ऐड करेंगे, उसको केवल क्यों कैलकुलेट करेंगे। उसका कारण यह है कि देखिए, जो हमारा वीट का प्रोडक्शन हुआ, वीट हमारा 20 रुपए केजी बिक गया एक कंपनी को, फ्लोर कंपनी को, उसने 25 रुपए के कीमत पर फिर बेच दिया किसको, बिस्किट कंपनी को। और बिस्किट कंपनी ने क्या किया, 80 रुपए के कीमत पर इस सामान को जनता में बेच दिया। तो जो ये हमारा 80 रुपए वाला बिस्किट है, इसमें तो हमने 20 रुपए वाला, 20 रुपए पर केजी वाला आटा जो है उसका कीमत तो ऐड ही है, उसको पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है, तब जाकर इसकी कीमत 80 रुपए हुई। यहां पर 25 रुपए, 5 रुपया जो एक्स्ट्रा पड़ा, वो 5 रुपया भी हमारा इसमें कैलकुलेट हो गया है, फैक्टर इन हो गया है। तो जब ये 20 रुपए वाला कैलकुलेशन हमने पहले ही यहां ले आया 80 में, 25 वाला कैलकुलेशन पहले ही वाला 80 में आ गया है, तो हम इसको दोबारा कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, दोबारा कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। यहां पर आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर से समझाता हूं कि क्या हुआ। सबसे पहले वीट बिका फ्लोर मिल कंपनी को, उसने क्या किया, आपका फ्लोर बेच दिया किसको, एक बिस्किट कंपनी को। अब यहां वीट था 20 रुपए की जो किलो का, उसमें फ्लोर कंपनी ने क्या किया, ये आटा मिल चलाया, मेहनत किया, उसको बना दिया 25 रुपए पर केजी का, और फिर इसको बिस्कुट वाले कंपनी को बेच दिया कैसे, 25 रुपए पर केजी। तो बिस्कुट वाले कंपनी ने इस आटे को लिया, फिर साथ में ऑयल लिया, साथ में चीनी लिया, और भी चीजें ली, और फिर 80 रुपए में सारा प्रोडक्ट बेच दिया। तो ये जो 80 रुपए यहां पर लिखा हुआ है, इस 80 में ये जो 20 रुपए है, 20 रुपए का आटा तो इसमें चला गया ना, और साथ में ये जो 5 रुपए मेहनत इसको लगे, इसका भी काम चला गया, इसी में इंक्लूड हो गया। तो सिर्फ हम 80 को ही कैलकुलेट करेंगे, बाकी को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बाकी को कैलकुलेट करते हैं तो ये अलग से फिर से 2 बार एक ही चीज को हम 2 बार कैलकुलेट कर देंगे। इसलिए क्या किया जाता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है और बाकी चीजों को छोड़ दिया जाता है, जो इनिशियल स्टेज के होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, अब आगे यहां पर आ जाता है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। मतलब कि जो आपका कोई सेक्टर है, उसमें जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है, उस सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ, वो बताता है कि आपके उस सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। मतलब कि अगर आप प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर जो है आपका, उसमें कितने कीमत का सामान बना, जैसे कि आपका वीट बना, आपका कॉटन बना,
आपका क्या हुआ, मिल्क बना, उसके अलावा मिनरल्स हुए। तो ये सारी चीज़ों का जो फाइनल गुड्स हुआ, फाइनल जो कि फाइनल कंज्यूमर के हाथ में गया, उसकी कीमत आप टोटल जितनी हुई वो आपका प्राइमरी सेक्टर का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ टोटल। ठीक है, अब यहां पर तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को जब हम ऐड कर देते हैं, तीनों सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन की कीमत को जब हम ऐड कर देते हैं, तो वो कहलाता है किसी भी देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब कि भाई हमारे देश में, जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि इस साल जीडीपी है $3 ट्रिलियन की, रियलिटी में 3 ट्रिलियन के आसपास ही है अभी इंडिया के जीडीपी। मतलब क्या हुआ, मतलब कि इंडिया में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने उसकी कीमत कितनी है, $3 ट्रिलियन। अब $3 ट्रिलियन कितना होता है भाई, तो भाई $1 ट्रिलियन आपका करीब मेरे ख्याल से 75 लाख करोड़ रुपया होता है, तो करीब 210 लाख करोड़, शायद मैं सही हूं, 1 ट्रिलियन आपका हो गया 1 लाख करोड़, तो हाँ ठीक है, करीब 210 लाख करोड़ का। मतलब इंडिया में जितने सामान बने, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, उनका कीमत कितना है, 210 लाख करोड़ है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों का ऐड किया हुआ जीडीपी है, ये आप जो यहां पर देख रहे हैं। मतलब समझ गए, मतलब कि किसी भी देश में उसकी बाउंड्री के अंदर कितने कीमत का सामान बना, वो हमारा उस देश का जीडीपी कहलाता है। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। समझ गए, एक साल में, हाँ एक साल, ये एक साल में बताना भूल गया था कि एक साल में बात हो रही है कि एक साल में किसी भी देश के बाउंड्री के अंदर कितने कीमत का सामान बना, वो उस देश का जीडीपी होता है। मतलब क्या है, मतलब इंडिया में पिछले एक साल में इंडिया के बाउंड्री के अंदर 210 लाख करोड़ के क्या हुए हैं, सामान बने हैं, फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट। अब ये एक्यूरेट नहीं है, 1-2 हजार करोड़ ऊपर नीचे होगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने नहीं लिया है। ठीक है, एक एवरेज ले लिया। ठीक है, अब यहां पे इंडिया में जो ये काम होता है, इंडिया के जीडीपी को कैलकुलेट करना, अलग अलग सेक्टर के जीडीपी को कैलकुलेट करना, अलग अलग सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ कैलकुलेट करना, ये काम किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये जो मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से डाटा लेती है, स्टेट गवर्नमेंट से डाटा लेती है, सभी को कैलकुलेट करती है, जोड़ती है और फिर बताती है कि भाई हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखने वाले हैं हम टॉपिक हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, यानी कि जो हमारे तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इसमें क्या बदलाव हुए हैं आज के पहले, उन बदलावों को यहां पर हम देखने वाले हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट at initial stages of development primary sector was the most important sector of economic activity। तो यहां पर वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने पहले बताया था कि आगे बताऊंगा। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन यही था कि भाई देखो, प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इवेलुएट द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया है। ठीक है, इसके अलावा आपका ऊपर क्वेश्चन एक और आया है जो आपका जीडीपी का कैलकुलेशन था उससे, कि भाई हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। मतलब कि किसी भी कंट्री का ग्रोस जो जीडीपी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो आपको ये पूरा एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेना है जो ऊपर हमने देखा था, और जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब यहां पर आंसर हम देखते हैं कि भाई कोई हमारा जो कोई देश है जो कि डेवलप कर चुका है, वहां पर पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हुआ करता था। उसका कारण है कि देखिए, जैसे जैसे हमारा फार्मिंग में बदलाव आया, शुरुआत में लोग क्या करते थे, आपने क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ा है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि शुरुआत समय में इंसान जो थे वो जंगलों में घुमा करते थे, आदि मानव हुआ करते थे, शिकार करके खाते थे, उनको खेती वगैरह नहीं आता था। धीरे धीरे इंसानों में सुधार आया, इंसानों ने खेती करना सीख लिया, खेती करके खेती में ज़्यादा अच्छा उगाने लगे, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा, तो लोग जो थे
वो अमीर होने लगे, उनको खाने पीने का चिंता कम था, उनके पास और भी दूसरे तरीके के काम होने लगे और उनको जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, लोगों के पास अब छूट हो गया, लोगों को आज़ादी हो गया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब दूसरे काम भी कर सकते हैं। अब हम सभी लोगों को खेती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ही मिलकर क्या कर सकते हैं, सारे लोगों के लिए खाना उगा सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक्टिविटी हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये लोग फ्री हो गए, बहुत सारे लोग फ्री हो गए कि भाई खेती करने का, सब लोगों को खेती करने का ज़रूरत नहीं है, तो लोग क्या करने लगे, क्राफ्टिंग करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे, सामानों को खरीदना बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा, आर्मी होने लगा, लोग अलग अलग तरीके की नई एक्टिविटी करने लगे। क्यों? क्योंकि भाई लोग जो थे वो अब नए तरीके से खेती कर रहे थे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया था और बहुत सारे लोग जो थे वो फ्री थे, उनको ज़रूरत नहीं था अपना पेट भरने के लिए कि वो जाकर खेती करें, क्योंकि खेती अब बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा हो रहा था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, कोई शुरुआत के समय में जो ट्रेडिंग हो रही थी, शुरुआत के समय में ट्रेडिंग होता था आपका मेनली नेचुरल प्रोडक्ट्स में, कि मतलब कहीं पर जाकर अनाज बेच दिया, अनाज खरीद लिया, गाय बेच दिया, बकरी खरीद लिया, कुत्ता बेच दिया, गधा खरीद लिया, घोड़ा खरीद लिया, इस तरीके के जो नेचुरल प्रोडक्ट होते थे सिर्फ उनका ट्रेडिंग होता था। और यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग थे वो आपके यही काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को ही खरीद बेच का काम करते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे। ज़्यादा आगे चलकर सैकड़ों साल बीतने के बाद क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग के नए तरीके आ गए, मतलब फैक्ट्रियां आ गई, बहुत तरीके के सामान बनने लगे। पहले हमने क्या देखा कि सिर्फ लोग जो थे वो नेचुरल प्रोडक्ट को खरीदते बेचते थे, मतलब क्या, जैसे गाय, बकरी, अनाज, दूध, दही, इस तरीके से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सिर्फ उनका ट्रेडिंग क्या करते थे। लेकिन आगे चलकर मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, मतलब लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए, लोहे के बर्तन बनाना सीख गए, कपड़े बनाना सीख गए, और भी बहुत तरीके के चीज़ बनाना सीख गए। तो अब इन चीज़ों का भी क्या होने लगा, ट्रेड होने लगा। अब यहाँ पर जो लोग पहले खेतों में काम करते थे वो अब फैक्ट्रियों में काम करने लगे, और यहाँ पर फैक्ट्री, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो आपका हिस्ट्री में है, वो तो आप पढ़िएगा ही। ठीक है, अब यहां पर जो लोग थे वो बहुत तरीके के गुड्स को इस्तेमाल करने लगे, मतलब पहले लोग सिर्फ खाने के लिए जीते थे कि भाई कैसूं खाना मिल जाए, खेत में कुछ अनाज उगा लो, पेट भर जाएगा। लेकिन अब लोगों के पास खाना भी था, खाने के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनसे कि वो अपना एक तरीके से जीवन को बेहतर बनाते थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें जो कि फैक्ट्री में बनने लगी थी ये काफ़ी सस्ती मिलने लगी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एक इंसान को, जैसे मैं हूँ, मुझे सिर्फ खाना तो चाहिए नहीं, प्राइमरी सेक्टर से मुझे क्या मिलता है, मेनली खाना मिलता है। तो खाना के अलावा मुझे कपड़ा भी चाहिए, ये माइक भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, घर भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो सेकेंडरी सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि लोगों की ज़रूरतों को ज़्यादातर सेकेंडरी सेक्टर ही पूरा कर रहा था। और इस वजह से क्या हुआ कि आपका जो सेकेंडरी सेक्टर था वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें ज़्यादातर कहाँ बन रही थी, सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन अगर हम पिछले 100 साल को देखें तो पिछले 100 साल में हमारा ये सेकेंडरी सेक्टर भी अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है जितना कि आपका टर्शियरी सेक्टर हो गया। मतलब कि अब हमारा मेनली इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये ज़्यादातर मेनली आपका कहाँ पर है, डेवलप्ड कंट्री की बात हो रही है, जैसे अमेरिका, यूरोप के देश, उनकी बात हो रही है। हमारे देश में अभी भी अगर हम देखें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है नीचे हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर जो सर्विस सेक्टर है या फिर जो टर्शियरी सेक्टर है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है टोटल प्रोडक्शन के मामले में। मतलब कि जितने कीमत का सामान बनता है सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, आपका बनता है टर्शियरी सेक्टर में। अब ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आपके सर्विस सेक्टर में ही काम करते हैं, और ये आपको पैटर्न कहाँ देखने को मिलेगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, मतलब जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे देशों की बात की जा रही है। अब यहाँ पर बात है कि इंडिया में तीनों सेक्टर में कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग काम करते हैं, ये अब हम ज़रा सा देखने वाले हैं। और पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव आया है ये हम देखने वाले हैं। तो आइए इसको ज़रा सा हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर इन इंडिया।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ 1 है, इसमें हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो हमारा जीडीपी है इंडिया का, उसमें इतिहास में, हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव आया है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो आप डाटा देख रहे हैं, यहाँ पर ये डाटा आपका दिखा रहा है 1973-74 का, और ये वाला डाटा आपका कब है? 2013-14 का डाटा है। ठीक है। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो इकोनॉमी है, यानी कि जो टोटल जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है हमने ऊपर देखा है, जीडीपी हमारा काफ़ी ज़्यादा राइज कर गया है पिछले, मतलब 73 से 13-14 के बीच में। ठीक है। अब यहाँ पर जीडीपी में अगर आप देखें तो तीनों सेक्टर्स के राइज हुए हैं, लेकिन तीनों सेक्टर का राइज एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका टर्शियरी सेक्टर है वह पहले काफ़ी छोटा हुआ करता था, अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। उसके कंपैरिजन में जो प्राइमरी सेक्टर था वो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज होता था जीडीपी में, पूरे इंडिया के जीडीपी में, उसका उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को अभी तुरंत हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई देखो, यहाँ पर ये जो डाटा है ये 2013-14 का या फिर आपका 73-74 का क्यों लिया गया है? क्योंकि इन दोनों साल का डाटा जो है हमारे पास एकदम एक्यूरेट डाटा है, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ये जो लेट्स वर्क दिस आउट है, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि 73-74 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा था? तो भाई प्राइमरी था। और इसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 2013-14 में कौन है? टर्शियरी है। इसके बाद कहा जा रहा है कैन यू दे विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स? तो सबसे ज़्यादा किसने ग्रो किया? तो टर्शियरी सेक्टर ने किया। व्हाट वाज द जीडी ऑफ इंडिया इज 2013-14? तो कितना था भाई? तो यहाँ पर देखिए 55, करीब 56 लाख करोड़ था, करीब अराउंड इसके आसपास था। ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक, ये क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डज द कंपेरिजन बिटवीन 1973-74 एंड 13-14 सो? व्हाट कंक्लूजन्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द कंपेरिजन? यानी कि ये जो कंपेरिजन है इसमें हमें क्या पता चलता है, क्या ये दिखा रहा है, ये हम चीज़ों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो क्या हमें पता चल रहा है? उसका आंसर है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। यानी कि जो आपका टर्शियरी सेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है प्रोडक्शन में, उसका जीडीपी में हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पिछले 40 सालों में क्या हुआ है कि तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है। हमने ऊपर देखा कि भाई तीनों सेक्टर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है प्रोडक्शन, लेकिन जो टर्शियरी सेक्टर है इसमें प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है? आपका टर्शियरी सेक्टर में बढ़ा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो कि आपके पिछले सालों में पूछा गया है। क्वेश्चन है वाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस पारा से जब आप पढ़िएगा तो उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो भाई क्या पता चला हमें कि भाई टर्शियरी सेक्टर जो है उसमें प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो भाई उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बढ़ा, उसके साथ में क्या बदलाव आया? उसके साथ में बदलाव आया कि जो टर्शियरी सेक्टर है ये आपका एक तरीके से हमारे पूरे इंडिया के जीडीपी में, इकोनॉमी में क्या हो गया है? आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन चुका है, जो कि आपका 73-74 में क्या, कौन सा था? आपका था प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहले 73-74 में प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब 13-14 में क्या हो गया है? टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? इंडिया में टर्शियरी सेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जा रहा है, क्यों हो रहा है? उसके कई सारे रीज़न है, तो सारे रीजंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला ये है कि भाई किसी भी देश में बहुत सारे सर्विसेज चाहिए होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको भी क्या चाहिए होता है? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, स्कूल चाहिए होता है, आपका बिजली चाहिए होता है, या फिर बैंक चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर इन सभी को हम एक तरीके से बेसिक सर्विसेज के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि भाई ये देखो, ये सारी बेसिक सर्विसेज हैं। ठीक है। और कोई भी देश जब डेवलप कर रहा होता है तो वहाँ पर
सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इन बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करे ताकि जो आम जनता है उसका फ़ायदा उठा सके। और इंडिया में भी क्या हो रहा है, इंडिया में जो देश डेवलप कर रहा है इंडिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सरकार है वो स्कूल भी चलाती है, सरकार जो है हॉस्पिटल भी चलाती है, सरकार आर्मी भी रखती है, पुलिस भी रखती है, बैंक भी चलाती है, बहुत सारी चीज़ें करती है ताकि आम जनता के बीच में इन सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, आम जनता भी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे यहाँ पर दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है कि जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, उसकी वजह से दूसरी बहुत सारी सर्विसेज ग्रो करती हैं। कौन सी सर्विसेज भाई, तो दूसरी जो सर्विसेज आपकी होती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें भी ग्रो करती हैं। जैसे हमने देखा था कि भाई आपने क्या किया, आपने कॉटन खेत में उगा दिया, लेकिन आपको उसको अगर इंडस्ट्री तक ले जाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के बिना आपका ये दोनों एक्टिविटीज़ काम नहीं करने पाएंगे। इसी तरीके से आपको ट्रेड करने के लिए व्यापारी चाहिए होते हैं, स्टोरेज करने के लिए गोडाउन चाहिए होते हैं, बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैंक चाहिए होते हैं, जो कि एक तरीके से डेवलपमेंट में मदद करते हैं। और ये सारे आपको आ जाते हैं टर्शियरी सेक्टर में। तो जब भी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होगा, साथ में हमारा टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो होगा। और यहाँ पर का वही कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा ग्रोथ हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमको ग्रोथ कहाँ मिलेगा, टर्शियरी सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। तीसरा रीज़न बताया जा रहा है कि जैसे जैसे इनकम लेवल इंक्रीज करेगा, बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको नई सर्विसेज की ओर मूव करना चाहेंगे, मतलब नई चीज़ें उनको चाहिए होंगी। जैसे लोग जाकर बाहर खाना खाने लगेंगे, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगेंगे, टूरिस्ट बनकर दूसरी जगहों पर घूमने लगेंगे, शॉपिंग करने लगेंगे ज़्यादा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे। तो इन चीज़ों से क्या होगा, इन चीज़ों से आपके जो टर्शियरी सेक्टर के जो लोग हैं वो एक तरीके से ज़्यादा उनको इनकम प्राप्त होगा, ज़्यादा वहाँ पर एक्टिविटी बढ़ेगी। पहले आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके आसपास शहरों में 2 से 4 रेस्टोरेंट हुआ करते थे। आप किसी शहर में अगर रहते थे तो आज से 10 साल पहले वहाँ पर 2, 4, 10 ऐसे रेस्टोरेंट होते थे जो कि बहुत चला करते थे। लेकिन आज आप देखिएगा तो आज 50, 100 इतने संख्या में रेस्टोरेंट आपको लगभग बड़े शहरों में आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं अब ज़्यादा बाहर जाकर रेस्टोरेंट घूमने लगे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखिएगा बहुत बड़े बड़े बन चुके हैं, क्योंकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम मिलता है, ग्रोथ मिलता है। इसके बाद चौथा आपका रीज़न है वो ये है कि पिछले 10-20 सालों में क्या हुआ है, बहुत सारी नई सर्विसेज आए हैं जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल है, और ये आपको क्या है, रैपिडली राइज कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका बहुत ज़्यादा आपको सर्विस सेक्टर को बूम मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल सबसे अच्छा दूं तो आप जो ये YouTube देख रहे हैं, YouTube पर जितने लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, वो सारे किस सेक्टर में आ जाएंगे, प्राइमरी में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे, या फिर टर्शियरी में आएंगे। सारे लोग टर्शियरी सेक्टर में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का फिजिकल प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। इसी तरीके से जो आप कंपनियां देखते हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन देती हैं, या फिर जो फेसबुक है, या फिर जो ट्विटर है, या फिर जो गूगल है, ये सारे जो काम है ना, ये सारे आपके टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। और ये भी जब ग्रो कर रहे हैं तो मतलब कौन ग्रो कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर को ग्रो कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ की, तो टर्शियरी सेक्टर में काम करने वाला हर आदमी जो है वो पहले से ज़्यादा नहीं कमा रहा है, उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत तरीके के लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत एजुकेशन होता है, स्किल होता है, वो जाकर किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो उनको बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, पैकेज मिलता है, बहुत इनकम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं और वो छोटे छोटे काम करते हैं। जैसे कि आपको छोटे दुकानदार हो गए, किसी मोबाइल या घड़ी को बनाने वाला जो दुकानदार है, या फिर ट्रांसपोर्ट में काम करने वाला जो ट्रकों में ड्राइवर वगैरह काम करते हैं, या फिर जो और भी जो बहुत इस तरीके के आपके शहरों में जो आप ठेले लगे हुए देखते हैं, ठेले पर जो लोग काम करते हैं, इनकी आबादी जो इनकी इनकम जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है जितने की और एजुकेटेड लोगों की बढ़ी है। इन लोगों के लिए
मिनिमम लिविंग वेज भी अर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब कि एक नॉर्मल पैसा कमाना जिससे कि घर चल सके, वो भी कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पर ये लोग आखिर यहाँ पर काम क्यों करते हैं? काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास दूसरा कोई जॉब नहीं है, ये दूसरी जगह जाकर काम नहीं कर सकते। अगर ये काम नहीं करेंगे तो दूसरा इनके पास कोई काम नहीं है। इस वजह से ये लोग इतने कम कीमत पर इतने कम पैसों में ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, जरा सा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। एम्प्लॉयमेंट को जरा सा देखते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है इंडिया में। यहाँ जो ये ग्राफ 2 दिया गया है, ग्राफ 2 में हमें पता चल रहा है कि तीनों सेक्टर का जीडीपी में कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़रा सा ग्राफ 2 दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये है ग्राफ 2, इसमें दिखा रहा है क्या, सॉरी ग्राफ 3 है ये, ग्राफ 2 ये है, ठीक है। ग्राफ 2 यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ग्राफ 2 दिखा रहा है कि तीनों सेक्टर का जीडीपी में कितना परसेंटेज है। और एक तरफ हमको पता चलता है 73-74 का, और दूसरी तरफ 2013-14 का। तो यहाँ पर आप क्या पता कर पा रहे हैं इसको देखने के पास, इस चार्ट को देखने के बाद आपको क्या जानकारी मिल रही है? तो यहाँ पर सबसे पहला तो जानकारी मिल रहा है कि देखो, जो हमारा 1973-74 था, वहाँ पर हमारा जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर जो है, यानी जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, वो उसका परसेंटेज करीब 40% था, अराउंड 40%। इसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, ये करीब 12% था, 11 या 12% था। और बाकी हमारा टर्शियरी सेक्टर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और 2013-14 में आ जाएं, तो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वो कितना आ चुका है? करीब हमारा 12-13-14% के आसपास है। एक्यूरेटली यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, मतलब बहुत ही कम हो चुका है, जीडीपी में हिस्सा बहुत ही कम हो चुका है। और उसके कंपैरिजन में जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिला है। तो क्या यहाँ पर क्या पता चला? यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना कि एग्रीकल्चर कम हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें ग्रोथ देखने को मिला। आज एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत बड़ा है, टर्शियरी सेक्टर भी पहले से बहुत बड़ा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि टर्शियरी सेक्टर में जितना ग्रोथ हुआ है, जितना ज़्यादा लोग आ गए हैं, इनकम जितना हो रहा है, उतना ज़्यादा हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ग्राफ 3 देखें और वहाँ पर कंपेयर करें एम्प्लॉयमेंट को, कि लोगों को जॉब कितना मिला है, तब आपको देखिएगा कि यार उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जैसे 1977-78, यहाँ पर ये दूसरा चार्ट है, ठीक है। 1778 और 1718, 2017-18 का डाटा है, थोड़ा सा डिफरेंट डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो 71% लोग इंडिया के एग्रीकल्चर का काम करते थे 77-78 में, और ये घटकर कितना हो गया? 44%। मतलब कि जितना ज़्यादा डिक्रीज हमको जीडीपी में देखने को मिला, जीडीपी परसेंटेज में, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट परसेंट में हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद अब अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें, तो टर्शियरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। पहले वो बहुत मिनिस्कुअल हुआ करता था, जैसे कि देखिए, मिनिस्कुअल नहीं होता था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता था, जैसे 48% के आसपास होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर करीब 68% के आसपास हो चुका है। तो उतना ज़्यादा हमें जॉब में चेंज देखने को नहीं मिला है। पहले 18% था, अब 31% लोग जो हैं वो आपके टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं। आपके मैन्युफैक्चरिंग में पहले 11% लोग काम करते थे, अब 25% लोग काम करते हैं। चेंज हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं। मतलब कि जितना ज़्यादा शिफ्ट होना चाहिए था लोगों का जॉब टर्शियरी सेक्टर में, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है कि जितना ज़्यादा लोग जो हैं वो जॉब क्रिएट होना चाहिए टर्शियरी सेक्टर में, उतना ज़्यादा आपका टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में जॉब क्रिएट नहीं हुआ है। अभी भी देश की आधी आबादी जो है वो आपका क्या कर रही है? एग्रीकल्चर की काम कर रही है। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन है सामान का, वो तो बढ़ चुका है, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो टर्शियरी सेक्टर हो, सामानों का प्रोडक्शन बढ़ चुका है, लेकिन लोगों का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि 9 गुना प्रोडक्शन बढ़ चुका है पिछले 40 सालों में, 9 टाइम्स, लेकिन जो जॉब बढ़ी है वो 3 गुना बढ़ी है आपके सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें
तो टर्सरी सेक्टर में आपको 14 टाइम्स आपका प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ पाँच गुना बढ़ा है। ये 9 टाइम्स और 3 टाइम्स आपका सेकेंडरी सेक्टर का था, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि देश की आधी से ज़्यादा नहीं, ये पुराना लिखा हुआ है, करीब आपका आधी से थोड़ा कम जो है पॉपुलेशन आपका एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर भी और दूसरे सर्विसेज जो हमने बात की हैं वो भी। तो यहाँ पर अगर हम मेनली एग्रीकल्चर की बात करें तो वो हमारे जीडीपी का मात्र 1/6 प्रोड्यूस करता है, 1/6 1/6 हिस्सा प्रोड्यूस करता है। और इसके कंपैरिजन में देखें तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है वो आपके बाकी का प्रोडक्शन करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है वो 5/6 आपका हिस्सा जीडीपी का प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन देश की आधी आबादी को मात्र वो जॉब देते हैं। बाकी सारी जो आधी आबादी है वो एग्रीकल्चर का काम करती है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि एग्रीकल्चर में जो है वो आपके जो वर्कर है वो प्रोडक्शन उतना नहीं कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। मतलब कि देश की आधी आबादी जो है वो मिलकर 1/6 आपका जीडीपी प्रोड्यूस करती है, और बाकी के लोग जो हैं आधी आबादी वो मिलकर 5/6 करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, लोग जितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब वो अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब कि जितना काम है यहाँ पर उससे ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि कुछ लोगों को अगर आप एग्रीकल्चर से निकाल दें, उनको सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट कर दें, तो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जितना प्रोडक्शन था उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक लेडी का, उसके फैमिली का। तो यहाँ पे एक स्मॉल फार्मर है लक्ष्मी, जो कि 2 हेक्टेयर जमीन उसके पास है, जो कि अनइरिगेटेड है, और वो सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होती है अपने ज्वार और अरहर को उगाने के लिए। और परिवार के 5 लोग हैं, परिवार में सभी 5 लोग मिलकर क्या करते हैं, प्लॉट पर काम करते हैं, सालों भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ यही काम है जो कि वो कर सकते हैं। 5 लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर यही काम करते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा कि हर व्यक्ति काम कर रहा है, कोई भी मतलब घर पर बेकार में बैठा हुआ नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हर व्यक्ति काम तो कर रहा है, लेकिन सभी का काम जो है वो डिवाइडेड हो जाता है। हर एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन हर व्यक्ति पूरा काम 100% सुबह से रात तक कोई नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब कि लोग जो हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोग जितना काम कर सकते हैं उससे कम काम कर रहे हैं, तो यही हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इस तरीके का जो सिचुएशन होता है जहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नहीं होता है। मतलब कि आपके पास काम नहीं है, काम है लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको डेली 8 घंटे का काम है और आप डेली 1 घंटे का काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है, आप एक तरीके से क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। आप कर सकते हैं 8 घंटे का काम अगर आपके पास प्रॉपर जॉब हो तो, लेकिन आप कर रहे हैं 1 घंटे का। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 घंटे का ही काम है। तो उसको भाई हम लोग जॉब तो नहीं कह सकते हैं कि भाई जॉब तो नहीं ना है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जब शुरुआत में ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्यूशन देना शुरू कर देते हैं, दूसरे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू करते हैं। ट्यूशन वो कितने देते हैं, 1 घंटे देते हैं। तो उसको हम जॉब तो नहीं ना कह सकते कि भाई वो जॉब कर रहा है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो काम ही नहीं करता है, वो काम करता है, थोड़ा सा काम करता है। तो ये क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। ऐसा दिखता है कि भाई कोई आदमी काम कर रहा है, लग रहा है कि कोई काम कर रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। उसके पास काम जितना होना चाहिए उससे काफी कम काम है। और इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब कि लोग जो हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट छिपा हुआ है। जैसे ये आदमी अगर पूछे कोई इससे कि क्या करते हो भाई, तो ये क्या बोलेगा, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं। तो कुछ जॉब कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, लेकिन क्या रियलिटी में ये जॉब कर रहा है? नहीं। ये जो काम कर रहा है ये इसका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब ये अनएम्प्लॉयड है लेकिन इसका अनएम्प्लॉयमेंट छुपा हुआ है। मतलब 100% जॉब में नहीं है, कुछ परसेंटेज, कुछ थोड़ा घंटे के लिए ये काम करता है। इसी तरीके से दूसरा आपका एक सिचुएशन है कि मान लीजिए कि एक लैंडलॉर्ड है, सुखराम है। वो क्या करता है, लक्ष्मी के फैमिली से 1 या 2 आदमी को अपने खेत पर काम करने के लिए हायर कर लेता है। तो लक्ष्मी के फैमिली में जो है
वो थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाती है, क्योंकि एक दो आदमी जाकर सुखराम के खेत में काम करेगा, उसको थोड़ा सा पैसा मिलेगा वहां पर काम करने के लिए, और इससे क्या होगा, लक्ष्मी के फैमिली का इनकम जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर बात है कि भाई लक्ष्मी के खेत में 5 लोग काम करते थे, तो क्या एक या दो आदमी के जाने की वजह से लक्ष्मी के खेत का प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर लक्ष्मी का जो खेत है वो काफी छोटा है, बहुत ही स्मॉल प्लॉट है, और वहां पर 5 लोगों की जरूरत नहीं है खेत पर काम करने के लिए। वहां पर 2 या 3 लोग भी रहें तो वो खेत पर उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना पहले होता था। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं यहां पर कि आगे अगर 2 लोग और चले जाएं जो कि फैक्ट्री में काम करें, किसी और तरीके का काम करें, तो फैमिली का इनकम बढ़ जाएगा और उनको उनके खेत में जो प्रोडक्शन है वो घटेगा नहीं, जितना होता था उतना ही वो होते रहेगा। ठीक है। और इसी तरीके से लाखों की संख्या में इंडिया में फार्मर्स हैं जो कि बिल्कुल लक्ष्मी की तरह हैं, जिनके खेतों में उनके परिवार के सारे लोग काम करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग मिलकर एक छोटे से खेत में काम करते हैं। तो अगर उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हम एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा दें और उनको एक प्रॉपर वर्क दे दें, जॉब दे दें, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी और लोगों का इनकम जो है वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं वो दूसरे तरीके से इनकम से अपना फैमिली इनकम को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है। और ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, वो दूसरे जगहों पर भी होता है। जैसे कि हजारों की संख्या में ऐसे वर्कर्स हैं जो कि शहरों में जाते हैं ताकि उनको डेली काम मिल सके, मतलब मजदूरी करने के लिए। जैसे आप कभी गए होंगे तो हर शहर में कुछ एक इलाका होता है जहां से आपको मजदूर मिलते हैं, कि आप जाइएगा वहां पर सैकड़ों की संख्या में 100 200 300 लोग खड़े होंगे जो कि किसी भी तरीके का मजदूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप वहां जाइए, आपको 10 लोगों की जरूरत है, आप उनको हायर करके अपने घर ला सकते हैं, अपने घर में आपको कुछ काम करवाना है तो। ठीक है। तो यहां पर ये जो लोग खड़े होते हैं ताकि इनको मजदूरी का काम मिल सके, ये आपको कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पेंटर का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, रिपेयर पर्सन का काम करते हैं, बहुत तरीके के काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि ये जो लोग काम की तलाश में हैं, इन लोगों को क्या डेली जॉब मिल जाता है? डेली ऐसा होता है कि सभी लोगों को मजदूरी मिल जाती है कि हाँ भैया चल काम कर, चल तेरे को मैं पैसे देता हूं। डेली होता है क्या? जी नहीं, डेली नहीं होता है। जो मान लीजिए कि आपके इलाके में जो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो मजदूर यहां पर काम की तलाश में है, या फिर आपके इलाके में कोई प्लम्बर होगा, प्लम्बर के अलावा बहुत तरीके के आपके काम करने के लिए लोग होते हैं, उनको डेली काम नहीं मिलता है। साल भर में 365 दिन होते हैं, उसमें से होगा कि वो 200 दिन उसको काम मिलेगा, या फिर हो सकता है 100 दिन भी काम मिले, और हो सकता है कि उसको क्या मिले, उसको 30 दिन 50 दिन भी काम मिले। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जिसको कि साल में 30 दिन 50 दिन काम मिल रहे हैं, बाकी दिन ये काम की तलाश कर रहा है, ये व्यक्ति क्या है, एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयड है या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन होता है जिसके तहत डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, और वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो कि सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कोई ठेला चलाता है या फिर रोड के किनारे बैठ कर कुछ बेचता है, तो वो अपना पूरा दिन लगा देते हैं और वो क्या करते हैं, बहुत थोड़ी सी उनको आमदनी होती है। मतलब पूरा दिन लगाकर उनको 50 रुपए की आमदनी हुई, 100 रुपए की आमदनी हुई। तो ये भी एक तरीके का सिचुएशन है जिसके बारे में हमें सोचना होगा कि भाई ये आदमी जो है ये अपना मेहनत तो दिन भर कर रहा है, दिन भर वो ठेले लेकर अपने घर के बाहर या फिर कहीं सड़क पर खड़ा है ताकि उसको कुछ आमदनी हो, लेकिन उसको आमदनी उतनी नहीं हो रही है जितना वो चाहता है या फिर जितना एक व्यक्ति को ज़रूरत होता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? इस सिचुएशन में लोग काम करते क्यों हैं? क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। लोगों के पास ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जहां पर वो जाकर बेहतर आमदनी अर्न कर सके, ज़्यादा पैसे वो कमा सके। इसलिए वो क्या करते हैं, कम पैसे में ही काम करने की कोशिश करते हैं, जितना मिल सके उतने के लिए ही काम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर टेबल कंप्लीट करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि ग्राफ 2 और ग्राफ 3 को देखकर आप कुछ जो क्वेश्चन है यहाँ पर कीजिए और उसको देखिए। तो क्वेश्चन वगैरह आप खुद से देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा हम लोग जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये हमें समझना है। तो ऊपर के सारे बातों को देखने पर, डिस्कशन को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जिनको कि हम वहाँ से निकाल कर अगर किसी इंडस्ट्री में लगा दें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर सर्विस सेक्टर में लगा दें
तो वहाँ पर भी एग्रीकल्चर के सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोगों को करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो भाई बात है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले हमारे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। उसमें से कुछ एग्जाम्पल या फिर कुछ तरीके आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, वो हम ज़रा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग लक्ष्मी की बात करते हैं। तो लक्ष्मी क्या है, एक किसान है, एक छोटी किसान है जो कि अपने खेत, अपने घर गांव में अपने खेत पर खेती करती है। और उसका खेत कितना है, 2 हेक्टेयर प्लॉट है, 2 हेक्टेयर का खेत है। और ये अनइरिगेटेड प्लॉट लैंड है, मतलब यहाँ पर जो वाटर पंप के ज़रिए, ट्यूबवेल के ज़रिए जो इरिगेशन होता है वो नहीं है, कोई भी कैनाल नहीं है, इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सरकार है वो क्या कर सकते हैं, कुछ पैसे खर्च करे, या फिर जो बैंक है वो लोन दे सकता है ताकि वो अपने लिए कुआं बनवा ले, ताकि वो अपने परिवार का जो ये ज़मीन है वो इरिगेट कर सके। अब इसके बाद जो लक्ष्मी है वो क्या कर पाएगी, अपने ज़मीन को इरिगेट कर पाएगी, क्योंकि सरकार ने उसको पैसा दिया या फिर जो बैंक है उसने लोन दिया। तो भाई अब क्या हो गया है, ट्यूबवेल लग गया है या फिर कुआं बन गया है। तो उससे क्या होगा, उससे जो लक्ष्मी है उसके ज़मीन में इरिगेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और वो साल में क्या कर पाएगी, दूसरा क्रॉप भी उगा पाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी क्रॉप होता है वो 3 सीज़न में उगाया जाता है, खरीफ, रबी और ज़ैद। तो मेनली आपका खरीफ और रबी सीज़न में क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो क्योंकि अब उसको इरिगेशन का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको वैसे सीज़न में भी एग्रीकल्चर करने पाएगी जिस समय की बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपको वीट भी वो उगा सकती है रबी सीज़न में, ऐसा वो कर सकती है, क्योंकि उस समय क्या होगा, इरिगेशन का सुविधा इसके पास होगा। अब मान लीजिए कि क्या होता है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में उसको क्या मिलता है, 2 लोगों के लिए 50 दिन का काम मिलता है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब कि भाई आपको क्या है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए 2 लोगों को 50 दिन तक मेहनत करना पड़ता है। उतना रियलिटी में काम है। लेकिन अभी इसके खेत में क्या है कि 5 लोग काम कर रहे हैं। ऊपर हमने देखा था कि 5 लोग काम कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में काम कितने लोगों का है, 2 लोगों का 50 दिन का। तो अगर हम एक रबी सीजन में 1 हेक्टेयर में खेती करें तो हम लोगों के लिए 50 दिन का रोजगार जनरेट होता है 2 लोगों के लिए, जिसमें कि सारे काम होते हैं। जैसे कुछ दिन आपको बुआई करने में लगेगा, पानी देने में लगेगा, फर्टिलाइजर लगाने में लगेगा, और भी तरीके के काम में क्या होगा, और भी तरीके के काम में आपको कुछ समय देना होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम या फिर एक्स्ट्रा जॉब का टाइम जनरेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब क्योंकि उसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, 1 हेक्टेयर में 50 दिन के लिए 2 लोगों का रोजगार लगता है, तो वहाँ पर 2 और लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। तो अब क्या होगा, 4 लोगों के लिए 50 दिन का काम होगा एक सीज़न में, रबी सीज़न में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि एक डैम बना दिया जाता है, साथ में कैनल्स भी दे दिए जाते हैं, ताकि इस तरीके के बहुत सारे फार्म्स को क्या किया जाए, पानी दिया जा सके। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और साथ में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या कर पाएगा, अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने पाएगा। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सुविधाओं को सुधार कर हम कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम लोगों के लिए जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप देखते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। मान लीजिए कि लक्ष्मी है और इस तरीके के जो फार्मर्स हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा उगाने लगते हैं, क्योंकि सरकार ने क्या किया, सरकार ने पैसा लगा दिया, कुआं बनवा दिया, कैनल बनवा दिया, इरिगेशन दे दिया। तो अब साल में 2 या 3 क्रॉप उग रहे हैं। तो क्या हो गया कि भाई अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया है, अब लोग ज़्यादा उगा रहे हैं, तो अब उनको खेती में जो चीज़ उग रहा है उसको बेचने की भी ज़रूरत है। तो इसके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, जो कि उनके सामान को शहरों तक लेकर जाएगा। तो यहाँ पर सरकार क्या करे, कुछ पैसा इन्वेस्ट करे और ट्रांसपोर्टेशन और क्रॉप्स के स्टोरेज पर कुछ पैसा खर्च करके गोडाउन बनवा दे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक वगैरह चलाने लगे, या फिर जो रूरल रोड्स हैं उनको बहुत ही अच्छा बनवा दे, और मिनी ट्रक्स जो हैं वो अब गांव से शहरों तक आने पाएं। तो क्या होगा, जो लक्ष्मी जैसे किसान हैं जिनके पास वाटर की अच्छी सुविधा थी, वो अपने अनाज को उगा भी पा रहे थे, अब इन क्रॉप्स को शहरों में ले जाकर अच्छी कीमत पर बेचने पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखें तो आगे यहाँ पर कहता है कि इसकी वजह से और भी बहुत तरीके के प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, जो कि प्रोडक्शन में मदद करेंगे। यानी ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग काम करेंगे, गोडाउन में जो काम करेंगे, वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मर्स के अलावा
दूसरे जो सर्विसेज है जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ट्रेड मतलब जो व्यापारी लोग खरीद बिक्री का काम करते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। इस तरीके से इनका भी बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन, जॉब जनरेशन होगा। अब यहाँ पर आगे बात करें तो लक्ष्मी जो है वो खेती तो कर रही है, लेकिन खेती करने के लिए क्या सिर्फ उसको पानी चाहिए, क्या सिर्फ इरिगेशन चाहिए? जी नहीं, उसको इसके अलावा और भी चीज़ें चाहिए, जैसे सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए, पंप सेट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब क्योंकि लक्ष्मी जो है वो एक गरीब किसान है, वो इनमें से बहुत सारी चीज़ों को खरीद नहीं सकती है, तो इसलिए उसको क्या करना होगा, पैसे उधार लेने होंगे मनी लेंडर से, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा अपने उस मनी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो बैंक है, लोकल बैंक, वो उसको लोन दे सकता है बहुत ही रिजनेबल रेट पर, और इससे वो क्या करेगी, इससे वो अपने खेतों को कल्टीवेट करेगी, उसको उगाएगी, उसका ध्यान रखेगी, सारी चीज़ें करेगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि वाटर के अलावा और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, यानी जो एग्रीकल्चर में इनपुट चाहिए, उसके लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट की ज़रूरत है किसानों को, कि भाई क्या करना है, सरकार लोन दे दे और उससे किसान क्या करे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लें और खेती करें। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में हम क्रेडिट के बारे में चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट में पढ़ेंगे, जो अगर आप देखना चाहें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या है, अनदर वे ऑफ टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकल इंडस्ट्रीज, कि भाई अगर आपको गाँवों में या फिर गाँव के करीब अगर आपको जॉब क्रिएशन करना है, तो वहाँ पर छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको हम बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, उनको हम मदद कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर अरहर, जैसे कि किसी इलाके में अरहर उगाया जाता है या फिर चिकपी उगाया जाता है, तो उसके उस इलाके में हम क्या कर सकते हैं, एक दाल मिल बैठा सकते हैं, जो कि इन दालों को, अरहर और चिकपी को खरीद कर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और इनको ले जाकर शहरों में बेच देगा। इस तरीके से क्या होगा, उस फैक्ट्री में कुछ लोगों को काम मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो किसान है वो अपने सामान को रखने पाएंगे, उनको बेचने पाएंगे एक समय पर, जब जो प्राइस है उनके अनाज का, उनके फसल का बहुत अच्छा हो जाए। गाँवों में जो फॉरेस्ट एरिया के करीब गांव है, वहाँ पर हनी कलेक्शन सेंटर बनाया जा सकता है, जहाँ पर जो किसान है वो अपने हनी को, शहद को लाकर बेच सकते हैं, उससे भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो कि वेजिटेबल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ये इंडस्ट्रीज़ आपके लगाए जा सकते हैं, जिससे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनाज उगाया जा रहा है, सब्जियां उगाई जा रही हैं और भी चीज़ें उगाई जा रही हैं, उसको वो खरीद कर क्या करें, प्रोसेस करें। तो इससे क्या होगा, इससे जो इलाके में पोटैटो उग रहा है, स्वीट पोटैटो, राइस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये आपको अच्छे दामों पर किसान बेच पाएंगे, और साथ में उस इलाके में जो फैक्ट्री लगेगी, उस फैक्ट्री में भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने पाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इससे इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा और इंडस्ट्री भी हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा लगने पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एज ग्रुप 5 to 29, मतलब कि इंडिया में 60% पॉपुलेशन 29 साल से नीचे है और 5 साल से ऊपर है, और इसमें से करीब 50% ऐसे बच्चे हैं, 51%, जो कि एजुकेशन प्राप्त करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम है, वो या तो घर पर रहते हैं या फिर वो एक तरीके से चाइल्ड लेबरर के रूप में काम करते हैं, यानी बाल मजदूर के रूप में काम करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि सरकार ने बाल मजदूरी को बैन करके रखा हुआ है, आप किसी से ज़बरदस्ती किसी बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात है कि अगर ये बच्चे स्कूल जाएंगे तो यहाँ पर स्कूल के लिए ज़्यादा बिल्डिंग चाहिए होगा, ज़्यादा टीचर चाहिए होंगे, ज़्यादा स्टाफ चाहिए होंगे, और इसी तरीके से क्या होगा कि भाई जो आपका सरकार है जब इन चीज़ों में पैसा लगाएगी, या फिर आपका प्राइवेट स्कूल, कॉलेज ये सारे खुलेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होंगे। जैसे कि एक प्लानिंग कमीशन है, जिसको कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर में अच्छी तरीके से ध्यान दें, तो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही हम लोग 20 लाख जॉब पूरे इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा 20 लाख जॉब। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम हेल्थ सिचुएशन को सुधारने की बात करें, तो हम लोग जो हैं वो, हम लोगों को बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर की ज़रूरत होगी रूरल एरियाज़ में, और ये एक तरीके से ऐसे काम हैं जिस तरीके से जॉब को क्रिएट किया जा सकता है, और हम जो हैं वो डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान में रख सकते हैं, जिसके बारे में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, यानी इलाके का डेवलपमेंट भी होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि हर एक स्टेट और रीजन का जो है अलग अलग पोटेंशियल होता है, अलग अलग एक तरीके से सिचुएशन होता है, और हर एक रीजन जो होता है वो अपना इनकम और अपना एम्प्लॉयमेंट अपने एरिया में बढ़ा सकता है अपने इलाके के रिसोर्सेज के हिसाब से, ठीक है। जैसे कुछ इलाके में क्या है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, जैसे कि आप लोग हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में टूरिस्ट बहुत जो घूमने जाते हैं। उसी तरीके से जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। कई इलाके हैं जहाँ पर क्या होता है, मिनरल्स मिलते हैं। कई इलाकों में क्या होता है, फैक्ट्रियाँ काम करती हैं। तो अलग अलग इलाके में क्या है, अलग अलग रीज़न है जहाँ पर कि आप उस तरीके से अपने इलाके में ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई सरकार जो है वो अगर इन चीज़ों में प्लानिंग करे, हेल्प करे, मदद करे तो क्या होगा, तो आपका एक तरीके से ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा। अब यहाँ पर बात है कि भाई देखिए, जैसे कि जो प्लानिंग कमीशन है जिसके बारे में हमने ऊपर बात किया, उसने स्टडी किया कि अगर टूरिज्म को अच्छा बेहतर बनाया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, तो हर साल हम लोग करीब एक्स्ट्रा 35 लाख लोगों को जॉब दे सकते हैं, एक्स्ट्रा 35 लाख लोगों को जॉब दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि ये सारे जो सजेशंस या फिर जो बात किए जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में नहीं हो सकता है, उसको करने में बहुत सालों साल लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्विक मेजर्स ले सकते हैं तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। भाई आज जॉब देना है, आज जॉब कैसे दें, तो उसके लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे। उनमें से एक कदम था, वो एक कानून था राइट टू वर्क, यानी काम करने का अधिकार, एक कानून बनाया था जिसमें क्या किया गया, इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया। और ये कानून में क्या किया गया, एक स्कीम लाया गया। ये क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके स्कीम के तहत क्या है कि जो जिस इलाके में इसको लागू किया गया है वहाँ पर हर व्यक्ति को, जो लोग काम कर सकते हैं और जिनको काम की तलाश है, उनको साल भर में 100 दिन का रोजगार गारंटी किया गया है कि भाई आपको किसी न किसी तरीके से 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर सरकार इस किसी को व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार साल में नहीं देने पाती है तो सरकार जो है उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी, यानी बेरोजगारी भत्ता देगी उस आदमी को। तो इस तरीके से क्या होगा, तुरंत ही जिस इलाके में रोजगार की जरूरत है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहां पर सेक्टर की बात हो रही है, दो तरीके से आपका सेक्टर, एक और नया तरीका है सेक्टर डिवीजन का, वो ये है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो एक तरीका हमने देख लिया, वो क्या था, प्रोडक्शन के आधार पर कि भाई हमारा नेचर से प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर नेचुरल प्रोडक्ट को हम नए प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, या फिर हम लोग दोनों प्रोडक्शन को मदद कर रहे हैं, तो वो अलग तरीके का डिवीज़न हो गया। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार का डिवीज़न है, ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये क्या चीज़ है भैया, ये ज़रा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इकोनॉमी को इस तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। एक क्लासिफिकेशन तो हमने ऊपर पढ़ लिया, ऊपर जहाँ तक हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो है कि किस तरीके से आपको जॉब मिलता है, कैसा जॉब आपको मिलता है, जॉब में क्या क्या कंडीशन होते हैं, उसके आधार पर ये हमारा तय होता है कि भाई जो जॉब है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। अब यहाँ पर दो कहानी दिए हैं, दो इंसानों के, उनकी कहानियों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला कहानी है कांता का। कांता जो है वो एक ऑफिस में काम करती है। वो अपने ऑफिस जाती है सुबह 9:30 बजे और शाम को 5:30 बजे वापस आती है। उसको हर महीने के अंत में क्या मिलता है, उसका सैलरी मिल जाता है। सैलरी के अलावा उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, और इसके साथ ही वो क्या करती है, उसको मेडिकल और दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं। और कांता जो है वो संडे को ऑफिस नहीं जाती है, उसको पेड हॉलीडे मिलता है, मतलब कि ऑफिस नहीं गई लेकिन उसको फिर भी सैलरी मिलेगा, ठीक है। और जब वो काम को ज्वाइन की थी तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें कि काम के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए थे। तो ये सिंपली एक तरीके से समझिए तो आप जो गवर्नमेंट जॉब जानते हैं उसकी बात हो रही है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जब जॉब करेंगे तो इसी तरीके के सिचुएशन में लोग काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन आपको दिखाया गया। दूसरा कंडीशन क्या है, एक व्यक्ति है कमल। कमल जो है वो कांता के नेबर में रहता है, यानी उसके बगल में ही रहता है, और वो जो है डेली वेज लेबर के रूप में काम करता है, मतलब कि दैनिक मजदूरी करता है।
मतलब डेली जाएगा, मजदूरी का काम करेगा, उस तरीके का काम होता है। वो क्या करता है, वो एक डेली वेज लेबर के रूप में आपके ग्रॉसरी शॉप में काम करता है। यानी कि आप कभी गए होंगे किराने की दुकान पर, तो वहाँ पर दुकान का एक मालिक होता है, उस मालिक के बगल में एक व्यक्ति होता है जो कि सामान को आपको निकाल कर देता है। आपने देखा होगा अगर कभी आप दुकान गए होंगे तो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रोज़ सुबह 7:30 बजे दुकान जाता है और रात के 8 बजे तक दुकान में काम करता है, और उसको किसी भी तरीके का अलाउंस नहीं मिलता है, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा वेतन नहीं मिलता है, और उसको जब जिस दिन वो काम नहीं जाता है उस दिन का उसको पैसा नहीं मिलता है। यानी कि जितना वो काम करेगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा, इस तरीके से। और उसको किसी भी तरीके का छुट्टी या फिर पेड हॉलीडे नहीं दिया जाता है, और उसको किसी भी तरीके का फॉर्मल लेटर नहीं मिलता है, उसको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता होते हैं। जैसा उसका मालिक चाहे वैसा उससे काम करवा सकता है, जितनी देर चाहे उतनी देर काम करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों कहानियां देख ली, दोनों के बीच में अंतर भी हमको एक तरीके से समझ आया कि क्या अंतर है। तो यहाँ पर जो कांता काम कर रही है वो काम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ जाता है। अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ऐसे कंपनियां या फिर इंटरप्राइजेज या फिर वैसे काम करने के जगह, जैसे कि आपका सरकारी नौकरी हो गया, या फिर जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे TCS है, इन्फोसिस है, या फिर टाटा कंपनी है। तो इस तरीके की कंपनियों में जब आप काम कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होंगे। मतलब कि आपको पहले से पता है कि आपको क्या काम करना है, कितनी देर काम करना है, कितने सैलरी मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, सारी चीज़ें आपको पता है। उसके साथ में आपको छुट्टी मिलेगा, पेड लीव मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं भी दिए जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कंपनियां होती हैं जैसे TCS है, इन्फोसिस है, टाटा है, या फिर रिलायंस है, ये सारी कंपनियां सरकार के पास रजिस्टर्ड होती हैं, और ये सरकार के द्वारा बनाए गए सारे नियम कानून को फॉलो करती हैं। सरकार बोलेगी कि भाई हर व्यक्ति से डेली मैक्सिमम 8 घंटे काम करवाना है, तो ये कंपनी सिर्फ 8 घंटे काम करवाएगी। सरकार बोलेगी कि मिनिमम आपको 20-30 हज़ार रुपये वेतन देना है, तो ये कंपनियां 30 हज़ार रुपये वेतन देगी। बोलेगी भाई 2 दिन वीक में छुट्टी देना है, तो ये कंपनियां वीक में 2 दिन छुट्टी देगी। मेडिकल अलाउंस देना है, मतलब कि इलाज पर खर्चा आपको करना है, तो भाई ये कंपनियां काम करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा सारे रूल्स और रेगुलेशन जो भी बनाए जाते हैं उनको ये कंपनियां फॉलो करती हैं, और ये आपको कानून बहुत तरीके के कानून होते हैं, जैसे लेबर लॉज बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट बनाए जाते हैं, मिनिमम वेज एक्ट बनाए जाते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट बनाए जाते हैं, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाए जाते हैं। ये सारे जो कानून होते हैं ना, वो आपको इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी भी जगह पर, किसी भी कहीं पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके साथ सही से व्यवहार हो, तो इसलिए ये सारे कानून बनाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये सारे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो कंपनियां हैं, ये सारे जो काम करने के जगह हैं, वहाँ पर क्या होता है, फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। मतलब कि जैसा जैसा सरकार ने नियम कानून रखा है उन सारे नियम कानूनों को फॉलो किया जाता है। हर एक नियम कानून को फॉलो करके उसके हिसाब से लोगों से काम करवाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम ऑफ दिस पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू have to register themselves with the government and follow the rules and regulation। कई सारे लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते हैं, या फिर एक तरीके से आपको खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इन लोगों को क्या करना होता है, सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और ये एक तरीके से बताना होता है कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर आगे कहा जा रहा है वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर होते हैं, जो हमने ऊपर बात किया, उनको क्या होता है, अपने काम की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा उनके पास और भी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि उनका कितने घंटे काम करना है ये फिक्स्ड होता है, और अगर वो एक्स्ट्रा कुछ काम करते हैं तो उसके लिए उनको ओवर टाइम भी दिया जाता है। और उसके अलावा जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वो जो भी उनसे काम करवा रहा है वो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए टाटा कंपनी में काम करते हैं, तो वो टाटा कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सैलरी देगी। सैलरी जब आप देखते हैं किसी व्यक्ति का, तो सैलरी में बहुत सारे इंक्लूडेड होती हैं। आपका तो एक बेसिक पे होता है, बेसिक पे जो कि आपका सैलरी हो गया। उसके अलावा आपको क्या किया जाता है, मेडिकल अलाउंसेस दिया जाता है। इसके अलावा हाउस के लिए आपको रेंट के लिए HRA दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है, और भी आपको तरह तरह के उसमें काम या फिर पैसे इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है
कि आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि व्हाट आर दिस बेनिफिट, जो कि मैंने कहा उसी की बात की जा रही है कि आपको क्या मिलेगा, पेड लीव मिलेगा। मतलब कि आप क्या हैं, अगर संडे को आप इस आपको काम नहीं करना है, लेकिन आपको संडे को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। इसी तरीके से आपको पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, कि आप मान लीजिए कंपनी से छुट्टी लेते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उस छुट्टी का भी आपको सैलरी दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड आपके लिए होगा, ग्रेचुइटी होगा, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको जहाँ पर भी आप काम कीजिएगा, मान लीजिए कहीं फील्ड पर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट आपके लिए तैयार कराना होगा, आपकी कंपनी देगी। और साथ में आप जब रिटायर कीजिएगा तो आपको पेंशन भी दिया जाएगा। ऐसा सरकार का नियम है, ठीक है। तो ये एक तरीके से नियम कानून होता है। अब इसके बाद अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, आपके ऐसे स्मॉल और स्टैंडर्ड यूनिट आ जाते हैं जो हम जहां पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, सरकार के नियम कानून से सारी सुविधाएं नहीं चल रही होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार बनाती तो है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो जॉब होते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो या तो लो पेड होते हैं, मतलब कि सैलरी वगैरह, इनकम वगैरह कम दिया जाता है, और साथ में रेगुलर नहीं होते। जैसे कि आप ऊपर देखिए, मैंने एग्जांपल किसका दिया था कि जो छोटे छोटे किराना दुकान होते हैं, वहां पर जो लोग आपके पास काम करते हैं, उनको सैलरी बहुत कम मिलेगा। जैसे सरकार ने मान लीजिए कहा कि किसी व्यक्ति को मिनिमम 15,000 सैलरी देना है, लेकिन वहां पर उसको सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा, पेड लीव भी नहीं दिया जाएगा, इसके अलावा उसको मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके का सुविधा नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि भाई यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जॉब सिक्योरिटी का। जैसे हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पर आप किसी को भी नौकरी से निकाल नहीं सकते। नौकरी से निकालना होगा तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं, तब आप किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे किसी दिन क्या हुआ, आमदनी कम हुई, या फिर कभी लगा कि भाई 1 महीने तक आमदनी कम होने वाली है, तो वहाँ पर लोगों को तुरंत ही कह दिया जाता है कि भाई चलो छोड़ो, नौकरी से निकलो, भागो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या होता है, मतलब तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो एक तरीके से बिल्कुल ही एम्प्लॉयर के दया भावना पे जी रहे होते हैं कि उनका मालिक उनको भाई कैसू रहने दे, नौकरी थोड़ा सा इनकम बढ़ा दे, सैलरी बढ़ा दे, कुछ कर दे, इस तरीके से रहते हैं। मतलब कि बिल्कुल उनको उनकी आज़ादी नहीं होती है, उनके पास कोई भी छूट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेक्टर होता है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं वो बहुत सारे एक तरीके से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना छोटा छोटा काम करते हैं। जैसे कि स्ट्रीट पर कोई कुछ बेच रहा है, कोई रिपेयर करने का काम कर रहा है, इसी तरीके से कोई फार्मर है जो कि अपने खेतों में काम कर रहा है और लेबरर्स के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो काम करवाने वाले एम्प्लॉयर होते हैं, उनकी भी सिचुएशन बहुत ही अच्छी नहीं होती, उनकी भी सिचुएशन एक तरीके से खराब ही होती है। इस वजह से, इस रीजन से भी वो लोग सैलरी वगैरह ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, वो कैपेबल नहीं है ज़्यादा सैलरी देने के लिए, इसलिए उनको भी कई तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है लेट्स वर्क दिस आउट, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर बात है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पर वर्कर्स को हम कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ऐसे जॉब मिलते हैं जो कि मोस्ट लोग चाहते हैं कि उनको मिल जाए। जैसे कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई क्या बन जाऊँ, आईएएस बन जाऊँ, या फिर गवर्नमेंट जॉब में बन जाऊँ, एसएससी मेरा क्लियर हो जाए, या फिर मैं क्या चला जाऊँ, या फिर मैं कुछ सरकारी जॉब कर लूँ, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियाँ में जॉब करूँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में करूँ विदेश में, या फिर इंडिया में टीसीएस में करूँ, इन्फोसिस में करूँ, टाटा में करूँ, या फिर रिलायंस में करूँ। इस तरह की कंपनियां में लोग जॉब करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं भाई? क्योंकि ये सारी कंपनियां जो है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंपनियां हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप जॉब कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बिना किसी रीज़न के जॉब से निकाला नहीं जाएगा। यहाँ पर जॉब कीजिएगा तो आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, काम करने का कंडीशन अच्छा होगा, आपके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पर लोग जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं जितना बढ़ना चाहिए। बहुत कम संख्या में नए ऐसे जॉब्स आ रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे
लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने लगते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मजबूरी है, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिल रहा है। और इसके साथ ही कई बार हमें देखने को मिलता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां हैं वो कई बार अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काम करती हैं। मतलब कि कई बार लोगों के जो जॉब्स पर लोगों को हायर करती हैं उनको ज़्यादा सैलरी नहीं देती है। जैसे कि आपने कभी सुना है कि भाई जो कंपनियां हैं वो टेम्पररी बेसिस पर लोगों को हायर कर रही हैं, टेम्पररी, उनको परमानेंट नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है, इससे ये कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो टैक्स बचाना चाहती हैं, पैसे बचाना चाहती हैं, कम सैलरी देकर या फिर कम किसी और तरीके से काम करवाकर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो एक तरीके से फोर्स हो जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हुए भी वो क्या हो जाएं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब करें। यानी उनके पास जॉब सिक्योरिटी चली जाएगी और जो फीचर्स हैं और जो चीज़ें हैं वो उनके पास नहीं होने पाएगी। ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनको कई बार बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनको फेयर वेजेस नहीं मिलते हैं। जैसे कि किसी को अगर 20,000 महीने सैलरी मिलनी चाहिए लेकिन उसको मात्र 6,000 रुपये महीने सैलरी देकर काम करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। मजबूरी में वो क्या करता है, बोलता है ठीक है भाई करवा ले, मतलब उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि इस तरीके के इनकम की जो सैलरी होती है वो बहुत ही कम होती है और रेगुलर नहीं होती है। मतलब कि जब भी आप सरकारी सिस्टम को, नियम कानून, सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून को फॉलो कोई कंपनी नहीं करती है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसके पहला तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, दूसरा उसका इनकम लो होता है क्योंकि उसको सैलरी में सारे सरकारी नियम कानून फॉलो नहीं होते हैं। इसके अलावा ये जॉब सिक्योर नहीं होते हैं और दूसरे जो बेनिफिट होते हैं जैसे कि मिनिमम आपको मेडिकल लीव या फिर हो गया आपको पेड लीव, ये सारी नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 1990s के बाद बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो अपने जॉब को लूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भाई वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के नियम कानून को कंपनियां फॉलो नहीं करना चाहती हैं और उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। और उसके बाद इन वर्कर्स के लिए मजबूरी हो जाती है कि वो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें, ऐसे जगहों पर काम करें जहाँ पर जो सरकारी नियम कानून है ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला वो फॉलो नहीं होता है और वहाँ पर अर्निंग उनकी बहुत ही लो होती है। इसके साथ ही उनसे ज़्यादा काम भी करवाया जाता, मतलब कि सरकार ने कहा कि मिनिमम 8 घंटे काम करना है लेकिन वहाँ पर उनको 12 घंटे काम करवाकर सैलरी 6,000 मिलती है, जबकि सरकार ने कहा है कि भाई 15,000 आपको सैलरी देनी है मिनिमम। तो इस तरीके की कंडीशन में लोग क्या करते हैं, काम करते हैं मजबूरी में। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात है कि हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, यानी कौन से ये लोग हैं जो कि इस तरीके के काम करते हैं और जिनको कि हमें बचाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बात करें तो रूरल एरियाज़ में, जो मेनली रूरल एरियाज होता है वहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वहाँ पर कौन काम करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? वो काम करते हैं आपके लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो कि खेतों में काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। इसके अलावा जो छोटे और मार्जिनल किसान होते हैं, जो शेयर क्रॉपर होते हैं, आर्टिशन होते हैं जैसे कि वीवर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ये सारे जो लोग होते हैं, ये सारे जो देहाती इलाके में होते हैं उनके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। यानी कि एक तरीके से कहिए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के सारे नियम कानून को फॉलो नहीं किया जाता है, यहाँ पर वेजेस बहुत कम दिए जाते हैं, वर्किंग कंडीशन खराब होते हैं, ओवर टाइम काम करवाया जाता है, इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो इंडिया में करीब 80% जो देहाती गांव हैं, गांव के जो घर हैं, देहाती परिवार हैं, वो आपको आते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में। अब ये जो फार्मर्स है इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम क्या कर सकें, हम एक एग्रीकल्चर इनपुट या फिर क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केटिंग आउटलेट, बहुत तरीके से इनको मदद की ज़रूरत है। मतलब कि इनको खेती करने के लिए जो इनपुट लगता है उसमें भी मदद चाहिए, अपने सामान को बेचने के लिए भी मदद चाहिए, स्टोरेज के लिए भी मदद चाहिए, हर चीज़ के लिए मदद चाहिए। वहीं अगर हम शहरों में आएँ तो अर्बन एरियाज़ में अगर आते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें मेनली आपको ऐसे वर्कर्स आ जाते हैं जो मजदूर वगैरह होते हैं और इसके साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनकी बात हो रही है, वो लोग आ जाते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में जो आपके कैजुअल वर्कर होते हैं, मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं घर वर बनाने वगैरह काम में, वो लोग आ जाते हैं। ट्रेड ट्रांसपोर्ट में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो भी आ जाते हैं और इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर पर काम करते हैं वो आ जाते हैं। आपको
जो हेड लोड वर्कर होते हैं, मतलब कूली जो होते हैं, वो आ जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपको लगभग जितने लोग काम करते हैं सभी लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत है कि ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एक तरीके से आमदनी बढ़े, और उनके ऊपर दबाव की भी ज़रूरत है सरकार की, ताकि क्या किया जाए, ताकि ये अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों को ज़्यादा सैलरी दे सकें, ज़्यादा सुविधा दे सकें, और इसके साथ ही क्या कर सकें, उनकी सिचुएशन को सुधार सकें। रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में क्या होगा, रूरल एरिया में सरकार को नियम कानून लागू करने होंगे, और अर्बन एरिया में ये चीज़ देखने को मिलेगा। और कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो शेड्यूल कास्ट के या फिर जो बैकवर्ड कम्युनिटी के आपको जो लोग होते हैं, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा काम करने का एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसे जगह से आते हैं, समाज से आते हैं, जहाँ पर कि ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनको नॉलेज है, ना सही तरीके से उनको आइडिया है कि भाई कैसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा लोगों को इरेगुलर और लो पेड वर्क देखने को मिलता है। इसके अलावा इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारे देश में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को बहुत ज़्यादा, हमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सुविधा देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, लेट्स रिकॉल, एक तरीके का रिवीजन है, आपको इसको खुद से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका ओनरशिप के आधार पर सेक्टर का डिवीजन, वो है पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी कि जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, या फिर जो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सरकारी है या फिर प्राइवेट है। यहाँ पर दो तरीके के एक्टिविटीज़ होते हैं, पहला तो सरकारी, दूसरा पर्सनल यानी कि आपका प्राइवेट। मतलब कि वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि वैसा फैक्ट्री, इंडस्ट्री जिसका मालिक सरकार है, वो हो गया पब्लिक आपका सेक्टर, और दूसरा वैसा जिसका कोई मालिक एक व्यक्ति है या फिर लोगों का ग्रुप है, वो हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर बात यह है कि भाई देखो, पब्लिक सेक्टर का मतलब कि जो सरकार है वो एसेट ओन करेगी और भी जितने भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगी। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हो गया, जो एसेट है उसका ओनरशिप और डिलीवरी का सर्विसेज जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंपनीज के पास होगा। जैसे कि हमारे देश में जो रेलवे है वो सरकारी है, एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, और इसके अलावा बात करें तो टाटा टिस्को जो है, जो कि स्टील बनाने का काम करती है, वो कैसी कंपनी है, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपका प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अब यहाँ पे एक अंतर तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में हो गया कि भाई दोनों के मालिक अलग अलग होते हैं। एक की मालिक सरकार होती है, दूसरे की मालिक कोई आदमी होता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, इनके बीच में एक और अंतर यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ होती हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है, मेन टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना। यानी कि वो कोई काम कर रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर अगर हमें इस तरीके के प्राइवेट कंपनियों से कोई भी सुविधा लेनी होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें पैसे देने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर जियो का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पैसे देने होंगे। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस हॉस्पिटल में आपको बिल पे करना होता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई देखो, अगर आपको क्या चाहिए, सुविधा चाहिए प्राइवेट कंपनियों से, तो आपको क्या करना होगा, पैसे देने होंगे, चाहे वो कोई भी सुविधा हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जो आपके पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर मतलब यहाँ पर सरकार की बात हो रही है। सरकार जो होती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठी होती। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो टैक्सेस के जरिए और भी दूसरे तरीकों से क्या करती है, पैसे जमा करती है। पैसे जमा करके क्या करती है, जो भी ज़रूरत के अपने खर्चे हैं उसको खर्चे करके, उसके अलावा आज की सरकार जो है, समय में जो सरकार है वो क्या करती है, बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ करती है। क्या एक्टिविटीज़ करती है भाई? बहुत तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ करती है जो कि आपको डेली लाइफ में आपको ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर बात ये कि है कि जो सरकार है वो क्या करती है, वो आपको बेसिक नीड्स आपके पूरी करती है, बेसिक ज़रूरतें पूरी करती है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि सोसाइटी को उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो सोसाइटी उन चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर से ले
तो वो उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो उन चीज़ों को उतना सस्ता नहीं देने पाएगा। एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल, सरकार किन किन चीज़ों पर खर्चा करती है? सबसे पहला तो आपका पुलिस के ऊपर खर्चा होता है। तो पुलिस क्या प्राइवेटली आप ले सकते हैं? जी नहीं, नहीं ले सकते हैं। जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल आपके फ्री होते हैं, तो ये भी एक तरीके से क्या है, सरकारी सुविधा हो गया। सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल आपके फ्री होते हैं, ये भी एक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके आगे है आपका पुलिस हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और भी बहुत तरीके की ऐसी सुविधाएं हैं जो कि सरकार आपको देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है या फिर बहुत सस्ते पर देती है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बात है, यहाँ पर एक और रीज़न है प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों को नहीं देती है या फिर नहीं दे पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसे होते हैं वो हज़ारों की संख्या में लोगों से कलेक्ट करने होते हैं, और ये सारी चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अगर आप मान लीजिए कुछ काम करती है सरकार, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेस बनवाना हो गया, रेलवे हो गया, या फिर पोर्ट बनवाना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो गया, इरीगेशन देना हो गया, ये सारे काम जो हैं इनमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इनको अगर प्राइवेट सेक्टर करने जाए तो वो कर ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन अगर रोड का कर रही है किसी भी इलाके में, तो वो रोड को बनाने के लिए जो पैसा उसने खर्च किया, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो जनता से कैसे पैसे वो वसूलेगी? नहीं वसूल सकती है भाई। कहीं पर मान लीजिए कि दिल्ली में रोड बना और मेरे से आकर पैसा मांगेगी, तो मैं थोड़ा ही ना दे दूंगा कि यार मैं तो उस रोड का यूज़ भी नहीं करता हूँ। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर पैसे जनता से लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो आपका प्राइवेट सेक्टर है तो होता है वो उनमें काम नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको कि सरकार को सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब उसकी जिम्मेदारी है सपोर्ट करना। और यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसे कामों को बिल्कुल भी नहीं करेगा जो कि सरकार मतलब एक तरीके से जो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर वो कर रही है प्राइवेट सेक्टर तो एक कंडीशन से करेगी, अगर सरकार उसकी मदद करे। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी जिस दाम पर सरकार को मिलती है, वो अगर दाम जो है वो आप जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जिस दाम पर अगर कंपनियों को मिलती है, फैक्ट्रियों को मिलती है, वो अगर बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? उस फैक्ट्री का इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो वो फैक्ट्री जो भी चीज़ें बनाती है वो महंगी हो जाएगी, और फिर महंगाई का मार किसको झेलना पड़ेगा? जनता को झेलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सरकार क्या करती है? वो क्या करती है, जो बिजली है वो सस्ते दामों पर फैक्ट्रियों को देती है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर बड़े स्केल की इंडस्ट्री हो। सरकार क्या करती है? सस्ते दामों पर बिजली देती है, ताकि आप सस्ते दामों पर सामान बनाइए, सस्ते दामों पर बेचिए, जिससे कि जनता को फायदा हो। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि भाई जो छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री, उनको अगर सरकार कम कीमत पर बिजली ना दे और दूसरी सुविधाएं कम कीमत पर ना दे, तो वो बिल्कुल चलने ही नहीं पाएंगे, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और इस वजह से बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी चला जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करती है सरकार? जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अफोर्डेबल रेट पर देती है, और इसका खर्चा सरकार उठाती है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहां पर सरकार लॉस लेती है, ताकि पूरे समाज का, देश का भला किया जा सके। इसी तरीके से जो सरकार है भारत का, वो क्या करती है? किसानों से वीट और राइस फेयर प्राइस पर खरीदती है। आपने एमएसपी के बारे में सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में सुना होगा। इस प्राइस पर जो सरकार है वो किसानों से क्या करती है? अनाज खरीदती है। अब इससे क्या होता है? इससे क्या होगा कि जो किसान है वो एक तरीके से एश्योर रहता है कि हमारा जो अनाज है वो मिनिमम इस कीमत पर क्या होगा? बिक जाएगा, और लोग जो हैं वो हमसे खरीद लेंगे। ठीक है, आपने क्लास 9th में फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर इस चीज़ को आपने देखा होगा कि सरकार खरीदती है एमएसपी पर, और एमएसपी जो होता है वो किसानों के लिए होता है। बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ पर पढ़ी थी। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो सरकार है इस तरीके की एक्टिविटी करके क्या करती है? जो अपने देश की जनता है उसका भी ध्यान रखती है और किसानों का भी ध्यान रखती है। जो एमएसपी वाला एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा है। एमएसपी में क्या होता है? सरकार ने किसानों से खरीदा ज़्यादा दाम पर। मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया? 20 रुपये पर केजी पर चावल खरीद लिया, धान खरीद लिया, और जब वो जाएगी लोगों को देने, तो मान लीजिए देश में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कि खरीद कर खा नहीं सकते हैं, तो उनको क्या करेगी सरकार? 1 रुपये पर केजी,
1 रुपया पर केजी उनको चावल जाकर दे देगी। क्यों? क्योंकि इसको ज़रूरत है भोजन की और इस किसान को ज़रूरत है अच्छी कीमत की, तो सरकार इसका ध्यान रखती है। ठीक है, अब इसके बाद बात यह है कि यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके एक तरीके से सरकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, सरकार को उन पर पैसा खर्चा करना ही है। जैसे कि समाज में हेल्थ और एजुकेशन का सुविधा जो है वो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिस पर कि हर देश को, हर समाज को खर्चा करना उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार हर इलाके में अच्छा स्कूल चलाए, क्वालिटी एजुकेशन दे, जैसे कि खासकर जो आपको नीचे एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। और इससे क्या होगा कि देश की जो जनता है वो पढ़ी लिखी होगी और वो नए काम करने पाएगी, नए चीज़ों में अपना टाइम या फिर मेहनत इन्वेस्ट करने पाएगी। अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, वो है हेल्थ। कि हमें पता है कि हमारे देश में आधे से ज़्यादा बच्चे होते हैं वो माल नरिष्ट होते हैं और उसमें से 1/4 जो होते हैं वो क्रिटिकली इल होते हैं, मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। और उड़ीसा में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट चैप्टर में, वो क्या है, उड़ीसा में 40 है, मध्य प्रदेश में 48 है। और ये आपको बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड के सबसे गरीब देशों से आप कंपेयर कीजिए तब भी। ठीक है, अब यहाँ पर जो सरकार है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों पर खर्चा करे। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा करे, जैसे कि जो आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड करना, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना। सरकार इन चीज़ों को करती है ताकि जो हमारे देश में, समाज में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है और ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर्ड रीजन है, वहाँ पर क्या हो, स्थिति सुधरे, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, उनका जीवन बेहतर बने। तो इन चीज़ों को करके सरकार चाहती है कि देश का हर एक इलाका क्या है वो बेहतर बने। और इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट होता है। प्राइवेट सेक्टर का मेन रीज़न क्या होता है काम करने का? प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता बल्कि समाज का सेवा करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर हमारा खत्म होता है। आप इसमें से समरी एक तरीके से शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़िए समरी। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।